सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत को। आज कितना सेकंड जल्दी हूँ मैं? 40-50 सेकंड तो होंगे सर। कितना सेकंड जल्दी लॉगिन मार्क्स? 21 सेकंड, 18 सेकंड। ठीक है, आ गया ना सर टाइम? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। खैर हम लोग आगे चलते हैं आज और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे एंड विल बी स्टार्टिंग विद कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश एंड रज़िया एंड जरूर खत्म होते होते बलबन तक भी जाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कितना समय रहता है सर। ठीक है ना? 5 मिनट पीछे चलती है तो मेरे हिसाब से आपके हिसाब से 5 मिनट जल्दी हो गया है, पर कोई बात नहीं सर। ठीक है, चलिए। हाँ, वो बाकी है वो एक टॉपिक कश्मीर वाला, उसको अलग से एक सेशन में ले लेंगे यार, सल्तनत के आगे पीछे की। ठीक है ना? तो विल ट्राई टू कंप्लीट साइमल्टेनियसली एक सेशन में ले लेंगे। हाँ, कश्मीर वाला जो पोर्शन है ना उसको हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर, आई नो दैट। ओके, तो मैं जब रीजनल डायनेस्टीज को कवर कराऊंगा ना दिल्ली सल्तनत के समकालीन, तो उसमें कवर करवा दूंगा सर। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, देखिए बुलेट पॉइंट्स सिलेबस के जितने दिए हैं उसको मैं टच तो कर ही दूंगा सर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना, समझे? तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आगे होगा पीछे होगा बट टचअप हो जाएगा उसको। चलिए खैर चलते हैं आगे एंड आज हम लोग दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। विल बी स्टार्टिंग द दिल्ली सल्तनत और मैं आपको घोरी के बाद क्या हुआ उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे सर। ठीक है ना? अब आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि आफ्टर मोहम्मद बिन घोरी बेसिकली जब अटैक किया गया है घोरी के द्वारा, और घोरी ने यहाँ पे गवर्नर्स को अपॉइंट करके गया था, उसमें ही आपका जो स्लेव गवर्नर हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देगा। ठीक है ना? तो 1205 तक आते आते आफ्टर द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद घोरी यू सी दैट कुतुबुद्दीन ऐबक विल बी इनफैक्ट है ना इवेंचुअली फ्रीइंग हिमसेल्फ सर, है ना? अच्छा, ये गजनी घोरी के कंपैरिजन में एक सवाल था सर। ठीक है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी शुरुआत करेंगे। हाँ, वेरी गुड, है ना? कल आपने क्वेश्चन पूछा था, हाँ, समन आस्क्ड, किसने? ईशा ने पूछा था या चार्मी ने? समन आस्क्ड, ओके, कि यस, हाँ, कि गजनी घोरी के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है सर। ठीक है, अब देखिए गजनी घोरी के बीच में लास्ट पॉइंट एक बाकी रह गया था, तो पहले उसको देख लेते हैं, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर सर। ठीक है, देखिए गजनवीड्स और घोरीड्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो घोरीड इन्वेजन का 2-3 पॉइंट्स आपको डिफरेंशिएशन में पता होना चाहिए सर। ठीक है, एंड द फंडामेंटल डिफरेंस दैट कैन बी मेड आउट फ्रॉम द गजनवीड्स एंड द घोरीड्स, उसमें आपको 3-4 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे सर। ठीक है ना? पहला, इनकी प्रोसेस क्या थी भारत के ऊपर आक्रमण करने की, इनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, और इनकी डिजाइन, डिजाइन का मतलब है कि ये किस इंटेंशन से, किस ऑब्जेक्टिव से भारत में आए थे सर। ठीक है, तो उसको लेके 4-5 पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे सर। ठीक है ना? तो ये जो डिस्कशन है इग्नू में काफी अच्छे से दिया हुआ है, बाकी और भी सोर्सेज में पर बहुत ही रैंडम है, तो है ना, तो कुछ कुछ चीजें मैंने आपको बताया कि इग्नू के मटेरियल से भी हम लोग कंपाइलेशन में हेल्प कर रहे हैं सर। ठीक है ना? चलिए, तो आप उसके ऊपर फिर ज्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा, स्लाइड्स के अंदर ज्यादातर मिल जाएगी आपको सर। ठीक है, अब देखिए गजनी और घुरी के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो 3-4 पॉइंट्स के ऊपर कर सकते हैं सर, हम लोग इसके ब्लैक बोर्ड के ऊपर ले लेते हैं सर। ठीक है, सो एक तो यहाँ पे गजनी है और यहाँ पे घुरी इन्वेजन है, राइट सर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में पहला कंपैरिजन आएगा वो है टाइम पीरियड का सर, समझे, है ना? तो ये कब आया सर, है ना? तो ये 10th सेंचुरी के या 11th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में आता है, राइट सर। ठीक है ना? तो इन द अर्ली पीरियड ऑफ द 11th सेंचुरी, द फर्स्ट क्वार्टर सर, समझे नहीं समझे, है ना? तो पहले क्वार्टर के अंदर ये भारत के अंदर आएगा सर, एंड यू विल फाइंड कि 1000 से लेके 1024-25 के पीरियड में ये भारत में रहता है सर। ठीक है, वेयर इसका टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो ये 12th सेंचुरी का पार्ट है और 12th सेंचुरी का भी लास्ट क्वार्टर में आएगा सर, समझे नहीं समझे, है ना? तो लास्ट पीरियड के अंदर, लास्ट क्वार्टर के अंदर आता है 1175 के बाद तो आएगा ना सर, 1178 के बाद वो कंटिन्यूअसली भारत को अटैक करेगा सर, समझे नहीं समझे, है ना? तो ये तो ऑब्जेक्टिव आपको एक पहला पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही अलग अलग थे सर, समझे नहीं समझे, है ना? तो ऑब्जेक्टिव्स में कुछ कुछ सिमिलरिटीज थी। सिमिलरिटीज क्या थी? जैसे प्लंडरिंग एंड लूटिंग वाज द अल्टीमेट सिमिलरिटीज, है ना, समझे नहीं समझे, है ना? तो प्लंडरिंग लूटिंग वाज द सिमिलरिटी बिटवीन बोथ दिस, तो इसको हम लोग कॉमन में लिख देते हैं सर। ठीक है, कुछ कुछ आप पकड़ने की कोशिश करोगे इनके अंदर सिमिलरिटीज एक ये भी थी कि दोनों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, है ना, कि इनके पास उतने पैसे के स्रोत नहीं थे, एंड ये पैसे के स्रोत नहीं थे इसके लिए ही आक्रमण या लूटिंग करने के लिए आ रहे थे सर, समझे नहीं समझे, है ना? तो एक तो ये डिफरेंस आपका यहाँ से हो जाएगा। इसमें डिफरेंशिएशन होने का होगा जो आपको मिलेगा घुरिड के इन्वेजन के अंदर से, जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि एम्पायर बिल्डिंग का ऑब्जेक्टिव था सर, समझे नहीं समझे, है ना? और ये जो एम्पायर बिल्डिंग का ऑब्जेक्टिव था ये टेक्निकली आपको गजनी इन्वेजन में नहीं दिख रहा है सर, है ना? तो इनिशियली हम लोग लिखेंगे कि इनिशियली नो आइडिया ऑफ एम्पायर बिल्डिंग सर, एम्पायर बिल्डिंग नहीं होता है। उसके बाद उसने 1022 के बाद, है ना, बाय 1022 उसने जब पंजाब का एनेक्सेशन किया तब जाके आपका एम्पायर बिल्डिंग की शुरुआत होती है सर, समझे नहीं समझे, है ना? गेटिंग अपॉइंट 1024 1022 के पीरियड थे, उसके पीरियड के बाद में आपको ये चीज दिख जाएगी सर, समझे आप लोग, ठीक है ना? इसी ऑब्जेक्टिव में आप एक और चीज लिख सकते हो, वो है रिलीजियस मोटिव भी इनका हुआ करता था। खैर ऑथर्स डिनाई करते हैं बट ये था सच्ची में, क्योंकि इसके कंटेम्परेरी ऑथर्स ने लिखा है सर, ठीक है ना? तो इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी हो गई सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट आपके इसके अंदर से आ जाएंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो ये तो इनिशियल पार्ट हो गया इसके अंदर से और घुरिड और गजनवीड इन्वेजन के बीच में सर, है ना? इसके बाद आप यहाँ पे चले जाएंगे फिर से और आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें घुरिड और गजनी के बीच में पर्सनालिटी वाइज कौन ज्यादा ठीक था सर, समझे आप लोग, ठीक है? अब जब पर्सनालिटी के हिसाब से आप पकड़ने की कोशिश करिए तो इसमें इग्नू की नोट्स के अंदर काफी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे हाईलाइट किया गया है सर, ठीक है? और लिखा गया है कि महमूद वाज बेटर जनरल देन मुइजुद्दीन सर, है ना? महमूद वाज बेटर जनरल देन मुइजुद्दीन का मतलब क्या है सर, ठीक है? कि भाई जब गजनी ने आक्रमण किया तो गजनी के पास जो जनरलशिप हुआ करती थी, वो जनरलशिप का एक फायदा ये रहा है कि ही गॉट नेवर डिफीटेड सर, समझे नहीं समझे, है ना? एंड इसके लिए कहा गया है कि भाई इसने कभी भी भारत में शिकस्त नहीं झेली सर, है ना? वो टेक्निकली आप देखिए कि कोई भी लड़ाई कर रहा है 17 बार भारत में आया, 17 की 17 बार उसको कभी भी हार नहीं सामने झेलनी पड़ी है सर, ठीक है? तो इसके लिए एक लीडरशिप की एबिलिटी के लिए गजनी को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, पर उसके सामने हम लोग जब घोरी को देखेंगे सर, ठीक है, तो घोरी लॉस्ट और वो कंसेक्यूटिव हारता रहा सर, समझे नहीं समझे, है ना? तो 1178
1178 के अंदर वो कयाद्रा की लड़ाई में हारता है, 1191 की तराइन की लड़ाई के अंदर हारता है, सर समझे कि नहीं समझे, है ना? उसके बावजूद भी ही वाज एबल टू रिकवर, सर, है ना? अब ये चीज़ दर्शाती है कि उसके पास जो थी वो स्पिरिट बहुत अच्छी थी, सर, है ना? और स्पिरिट थी उसके लिए, वो हम लोग कह सकते हैं कि एक एम्बिशन था कि भाई मैं कैसे भी करके इन स्पाइट ऑफ मैं 2 अटेम्प्ट फेल हो गया हूँ, तीसरे अटेम्प्ट में कुछ अच्छा करूँगा, सर समझे कि नहीं समझे, है ना? तो यू विल फाइंड कि घुरी की कहानी में आपको ये दिखेगा कि रिकवरी की एक वो एम्बिशन दिखती है कि भाई चलो हार गए, 1-2 बार हार गए, सर, है ना? फिर से हम लोग रिकवर कर देंगे, सर, समझे आप लोग, ठीक है ना? और ये रिकवरी के अंदर आपकी जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत ही अलग हुआ करती थी, सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो वो लेसन्स लर्न्स के कांसेप्ट के अंदर बहुत ही मानता था। लेसन्स लर्न का मतलब क्या है कि भाई वो पुरानी टेक्निक में हम लोग जहाँ-जहाँ मार खाए हैं, उसमें से हमको रिकवर करना है। जैसे कयाद्रा में उसने मार खाया, जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात में मार खाया था, गुजरात राजस्थान में, सर, ठीक है? तो उसने अप्रोच चेंज करके फिर पंजाब में अटैक करना शुरू कर दिया, सर, है ना? तो मैंने आपको बताया था 1178 के अंदर बेसिकली वो कयाद्रा में अटैक करेगा। 1179 से लेके 1191 तक वो पंजाब के ऊपर अटैक करेगा, फिर उसने डिसाइड किया कि भाई अप्रोच बदलो, है ना? समझे कि नहीं समझे, है ना? तो ये डिफरेंशिएशन आपको इसके अंदर से मिलेगा, सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो यू विल फाइंड कि 2-3 चीजें आपको यहाँ से दिखेगी। पहली चीज आपको यहाँ से दिख रही है, इंटरनल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि अफगानिस्तान में इनके पास कुछ पैसा नहीं था, ना ही संपत्ति थी, सर, है ना? ये एक्चुअली जितने भी इन्वेडर्स आए हैं, ये इनके खुद के पास आंतरिक रूप से उतनी बड़े साम्राज्य बिल्डिंग की कैपेसिटी मॉनेटरी के हिसाब से नहीं थी, सर, है ना? ज्यादातर आपको दिखेंगे, सर, ठीक है? तो भारत, इसके लिए तो भारत आते थे ना, दैट वाज़ द प्राइमरी रीजन, है ना? प्लंडरिंग करने, तो रिसोर्सेज होंगे तो फिर क्यों आएगा बंदा, सर? अगर आपके पास बहुत पैसा है, मतलब आप सारी भाषा में पकड़िए कि आज के लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? व्हाई पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस? अगर आपको यहाँ पे सुख सुविधा सब कुछ मिल जाए, सर, है ना? सर्वगुण संपन्न आपको हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाती है ना, तो आप परफेक्शन की तरफ चले जाओगे। तो यू विल नेवर माइग्रेट टू सम अदर प्लेस, है ना? या आप बीएम बन गए, सर, सारी भाषा में आप पकड़ने की कोशिश करें, सर, आप बीएम बन गए, आप आईएएस बन गए, सर, है ना? तो आपका जीवन सार्थक हो गया ना, सर, समझे, है ना? तो हमारे साथ ये होता है बिकॉज़ आई स्टे इन गुजरात, तो मुझे अभी भी लोग बोलते रहते हैं, बोले, "तू यहाँ क्या कर रहा है ना? यू शुड गो समवेयर आउट", है ना? तो मतलब वही यहाँ का ट्रेंड ही वैसा चल रहा है ना। मैंने कहा यार मेरे को ठीक है, वो उतना सपना है नहीं कि बाहर जाके सेटल हो, फिर 15-20 साल फिर वहाँ पे ना लगाओ, फिर नागरिकता लो। यहाँ सपना ये है कि भाई ग्रीन कार्ड ले लेंगे, सर, पहले अमेरिका वाला केस था तो ग्रीन कार्ड ले लेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये वो फला ढीमका, सर, ठीक है ना? तो वही कहानी चलती रहती है। बट मैंने कहा कि भई अपने पास जो है वी आर हैप्पी विद दैट, है ना? और अब वहाँ की कंडीशन भी वैसी नहीं रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, खैर, और इंडिया भी प्रोग्रेस भी हो रहा है ना। और फिर दूसरा क्या है कि द मोर यू स्टडी हिस्ट्री द मोर यू गेट कनेक्टेड टू द लैंड, है ना? आज से अगर 5 साल पहले या 10 साल पहले अगर मुझे कोई कहता कि तुम माइग्रेट करना चाहेगा, तो मैं सोचता कि हाँ यार चलो, है ना? पर जितना-जितना आप पढ़ते हो आपको लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे ठीक है। और दूसरा क्या है कि आप दुनियादारी भी देख रहे हो ना, फिर देन यू ट्रैवल यू सी वर्ल्ड कि भाई सब जगह पे कौवा तो काले कलर का मिलता है, सर, ठीक है ना? है ना? सो घास जो होता है वो हरे कलर का ही होता है, तो इवेंचुअली एवरीथिंग इज सेम ओनली, सर, है ना? तो फिर काय को फिर दिमाग का दही करना, सर, है ना? एंड देन यू गो टू अ फॉरेन लैंड यू विल फेस अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सर, है ना? भारत के लोग मतलब बहुत बेकार प्रकार की आपको चीजें कभी-कभी दिखेगी भारतीयों की, है ना? एक्शंस के अंदर। वहाँ जाके ब्लैक लाइव्स मैटर और उसको लेके बूम-बूम करेंगे, सर, और फिर यहाँ पे जाति प्रथा को लेके है ना, इनफैक्ट उसको एनफोर्स कराने का काम करेंगे। तो भाई कभी-कभी आपको दोगलापन दिख जाएगा, खैर, तो वो अलग ही कहानी है भारतीयों की, सर, है ना? तो वो बूम-बूम करेंगे कि वी आर बीइंग ट्रीटेड एज़ सेकंड क्लास सिटीजन्स ना, ये वो फला-ढीमका, फिर ये जो कंडीशन है फिर क्या हो रहा है? चलिए, सर, ठीक है। तो एक तो ये कहानी आपको दिखेगी, सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो महमूद इज़ बेटर जनरल देन मुइज़ुद्दीन, क्यों कहते हैं? उसके पीछे का कारण ये था, महमूद ने फाउंडेशंस क्रिएट किए, मुइज़ुद्दीन ने एम्पायर बिल्डिंग किया, सर, समझे आप लोग, ठीक है ना? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ही क्रिएटेड द फाउंडेशन फॉर द मुस्लिम रूल इन इंडिया एंड द इस्लामिक इन्वेजन इन इंडिया, सर, और इसने एम्पायर बिल्डिंग का जो कंप्लीट है वो आगे रास्ता दिखाया, सर, समझे आप लोग, ठीक है ना? इसके साथ-साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि महमूद जो है वो जनरल के रूप में अच्छा था। मुइज़ुद्दीन ने एक चीज़ देखी कि इवन आफ्टर फेसिंग डिफीट्स हम लोग अप्रोच को बदल सकते हैं और अप्रोच को बदलने के बाद फिर से पावर के ऊपर आ सकते हैं, सर, ठीक है ना? तो उसने अप्रोच देखा, उसके पॉलिटिकल रियलिज्म के रूप में जाना जाता है। क्यों पॉलिटिकल रियलिज्म? क्योंकि भाई साहब ने मार खाई थी, है ना? पंजाब गुजरात में खाई है, फिर नॉर्थ वेस्ट के अंदर थोड़ा बहुत उसको इश्यू हुआ, सर, है ना? बट देन इवेंचुअली ही वाज़ एबल टू यू विल सी दैट ओवरकम दैट क्राइसिस, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो वो पंजाब के ऊपर और ये सब जगह के ऊपर काम करता है। उसके सिवाय गज़नी और घोरी के बीच में आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखेगी, वो है कि उनकी मिलिट्री सिस्टम को लेके थोड़ी बहुत यू विल फाइंड कि डिफरेंशिएशन मिलता है, सर, ठीक है? मिलिट्री सिस्टम में इनके यहाँ पे टर्किश सिस्टम को बहुत डोमिनेट किया जाएगा, सर, समझे आप लोग, ठीक है? एंड यू विल फाइंड कि ये लोग जिस तरह से पूरी सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें टर्किश एक्सक्लूसिविटी को डालने की बहुत कोशिश कर रहे थे गज़नवीड्स, है ना? तो ये जो गज़नी और उसके जितने भी फॉलोअर्स थे, उनकी जो किंगडम हुआ करती थी, उसमें सेंट्रलाइज्ड रीजिम का एक बहुत बड़ा आप समझने की कोशिश करोगे तो महत्व मिलेगा आपको, सर, ठीक है? और अपने आप को टर्किश ईरानियन या खुरासान ओरिजिन के साथ ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे, सर, ठीक है? तो ये जब भी नए एरियाज़ को भी जब अटैक करते थे, तो इनके यहाँ पे ये था कि भई हम डोमिनेटिंग रहेंगे, है ना? एंड वी विल हैव आवर कल्चर, विल हैव आवर लैंग्वेजेस, विल हैव ईच एंड एवरीथिंग इंटैक्ट विद आवरसेल्व्स, सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो होता ये है कि बिकॉज़ ये ट्रेडिशनली इनफैक्ट है ना सेंट्रल एशियन ओरिजिन से थे, इनकी इंटरप्रिटेशन में टर्किश डोमिनेशन और टर्किश नोबिलिटी का महत्व था और ये जब भी दूसरे सब एरियाज़ के ऊपर अटैक करते थे, तो टर्किश इंपीरियलिज्म को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे थे, सर, समझे आप लोग, ठीक है? उसके सामने जो घुरिड्स थे, सर, जो उसके बाद पावर के ऊपर है, उसको शशाबनीज़ के रूप में भी पहचानते हैं, सर, ठीक है? ये मूल तरह से पेस्टोरल लोग थे, इनको तो कन्वर्ट किया गया था, मैंने आपको बताया था, सर, है ना? गज़नीज़ के द्वारा, सर, समझे आप लोग, ठीक है? एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस ये अपने आप को लोकल एरियाज़ के साथ ज़्यादा लिंक अप कर रहे थे। तो गज़नवीज़ जो थे ये अपने आप को मुख्यतः टर्किश या पर्शियन कल्चर के साथ ज़्यादा लिंक अप करेंगे कि भई हम खुरासनी हैं, हम खुरासनी हैं, हम खुरासनी हैं। गुरिड्स कहेंगे कि भई देखो हम अपनी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ भी फाइट कर रहे हैं, सर, है ना? और हम लोग हमारे हिसाब से हम्बल ओरिजिन का मतलब है कि ये हम्बल है, सर, ठीक है? हम्बल ओरिजिन है, सर, ठीक है ना? हम्बल नहीं है, HUMBLE है, सर। तो हम्बल ओरिजिन का मतलब है कि ग्राउंड से जुड़े हुए थे ना, कि ह्यूमिलिटी के साथ ये लोग जुड़े हुए लोग हैं, सर, ठीक है? सो बिकॉज़ दे हैड अ वेरी हम्बल ओरिजिन यू विल फाइंड कि दे डिड नॉट इमिटेटेड एनी काइंड ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़ और सेंट्रल एशियन आइडियाज़ जो पूरी तरह से डोमिनेटिंग कर रहे हैं, सर, ठीक है? तो हम लोग गज़नीज़ और गुरीज़ के बीच में एक डिफरेंशिएशन ये भी कर सकते हैं कि भई इनके यहाँ पे जो किंगशिप थी, ये किंगशिप के अंदर हमको पता चलेगा कि एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट के पर्सपेक्टिव से बहुत चलेगा, सर, समझे? और ये सेंट्रलाइज्ड स्टेट के साथ-साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके यहाँ पे इंपीरियल एम्बिशन जो है, ये इंपीरियलिज्म के थ्रू कल्चरल या टर्किश और पर्शियन इंपीरियलिज्म को ज़्यादा इन्होंने फैलाने की कोशिश की, सर, ठीक है? व्हेयरएज़ इनकी किंगशिप के अंदर आपको एक चीज़ दिखेगी, जो घुरिड किंगशिप के अंदर है, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन, इसके लिए मिलिटरी गवर्नर्स की आपको कांसेप्ट बहुत दिखेगी, सर, ठीक है? तो यू विल फाइंड कि जब घुरी आया, तो घुरी ने ये कुतुबुद्दीन ऐबक को, फिर बख्तियार खिलजी को, फिर आप देखो कुबचा है और यल्दूज़ है, इन सबको इनफैक्ट है ना अपॉइंट करवा दिया, सर, ठीक है? तो किंगशिप के नीचे आपको मिलिटरी गवर्नर्स दिखेंगे और ये मिलिटरी गवर्नर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखिए कि प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। यही लोग फिर उसके बाद सुल्तान बन जाएंगे, सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो यू विल फाइंड कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को सुल्तान कह देगा, फिर कुबचा है वो भी अपने आप को सुल्तान कहेगा, यल्दूज़ जो गज़नी में रूल कर रहा था वो भी अपने आप को सुल्तान कह देगा, सर, ठीक है? तो इनकी किंगशिप में या इनकी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन हम लोग ये कह सकते हैं, सर, है ना? समझे? तो एक ये भी डिफरेंशिएशन के रूप में आपको गज़नीज़ और घुरिड के अंदर आपको टेक्निकल या
थोड़ी बहुत एस्पेक्ट पता होना चाहिए सर, ठीक है ना? तो यू विल फाइंड कि गजनवीड्स आर वेरी सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, व्हेयरएज घुरिद आर मिलिटरी कमांडर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है ना, जो डिसेंट्रलाइज्ड पर्सपेक्टिव से चल रहे थे सर, है ना? और इनकी जो डिसेंट्रलाइजेशन थी इसमें ही मिलिटरी गवर्नेंस उसके बाद ऑटोनोमस सुल्तान के रूप में बन गए सर, समझे? आखिर में गजनवीड्स का इंटेंशन जो था वो प्लंडरिंग और लूटिंग का था और ये पंजाब तक ही आता है, व्हेयरएज घुरिद भारत में गुजरात, बंगाल तक आक्रमण करके अपना एम्पायर बिल्डिंग करेंगे सर, ठीक है? तो वही कहानी आपकी फाइनल कंक्लूजन के अंदर आएगी गजनवीड्स और घुरिद एम्पायर्स के अंतर्गत कि ये जितने भी गजनवीड इन्वेजन्स थे उसने एक कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ एक रास्ता तैयार किया और उसके ऊपर की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर का जो आगे का फाइनल कंक्लूजन है वो घुरिड्स ने किया सर, ठीक है? और घुरिड्स के बाद एक लीनियरिटी मेंटेन होगी जिसे ही दिल्ली सल्तनत के रूप में हम लोग पहचानते हैं सर, समझे? ठीक। तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर ये 5-6 पॉइंट को जब हम लोग समझेंगे तो आपको इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस में आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है ना? तो आप डिफरेंशिएट करिएगा, आप सोचिए सर, है ना? आप जितना सोचोगे आप उसके अंदर से आपको चीजें मिलती रहेगी सर, है ना? समझे आप लोग, ठीक है? तो ये 2-3 पॉइंट्स या ये 5-6 पॉइंट्स के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो। टाइम, ऑब्जेक्टिव, फाउंडेशन, इम्पैक्ट, ऑब्जेक्ट उसके साथ-साथ पॉलिटिकल सिस्टम और इनकी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू सर, समझे आप लोग, ठीक है? और तो स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर, समझे? ओके। तो इतने मेन पॉइंट्स थे। इसी में ही ये मिलिटरी गवर्नर से फिर कुतुबुद्दीन ऐबक पावर के ऊपर आया सर, समझे आप लोग, ठीक है? अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले या कल के क्लास के अंदर भी हमने आपको पढ़ाया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक्चुअली इनका गुलाम था सर, है ना? ही वाज अ स्लेव ऑफ द सुल्तान मोहम्मद घोरी, राइट सर, है ना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बीइंग अ स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, ही वाज गिवन द चार्ज ऑफ लाहौर एंड दिल्ली रीजन, और उसको लाहौर दिल्ली का जो चार्ज दिया गया था उसके बाद वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देगा सर, समझे आप लोग, ठीक है ना? सो यू विल सी दैट कुतुबुद्दीन ऐबक हु वाज एक्चुअली गिवन द चार्ज ऑफ द नॉर्दर्न एरियाज, पर्टिकुलरली इन द रीजन ऑफ दिल्ली, लाहौर एंड अप टिल द बदायूं रीजन एज़ वेल, वेस्टर्न यूपी तक के भी रीजन के अंदर, तो वहां पे उसको बोला गया। दूसरी साइड के ऊपर यहाँ पे बख्तियार खिलजी को बोला गया था, तो इख्तियारुद्दीन करके उसका नाम था ओरिजिनल, बख्तियार खिलजी तो फिर पीछे का टाइटल इख्तियारुद्दीन बिन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इस तरह से बड़ा सा टाइटल आपको दिखेगा सर, ठीक है? और बख्तियार खिलजी जो है, ये बख्तियार खिलजी फिर बिहार और बंगाल की तरफ जाएगा सर, ठीक है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक से ही शुरुआत हो जाएगी और कुतुबुद्दीन ऐबक 1205 तक आप पकड़िए कि कंटिन्यूअसली मोहम्मद घोरी के अंडर में काम करता है, क्योंकि घोरी वाज स्टिल अलाइव इन इंडिया, बट घोरी का मृत्यु हुआ 1205-6 के बाद सर, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा। और ये जो मिलिट्री गवर्नमेंट सिस्टम जो थी, जहां पे मिलिट्री गवर्नर्स को अपॉइंट किया जा रहा था, यही मिलिट्री गवर्नर्स पार्सलिंग ऑफ एम्पायर करेंगे। पार्सलिंग ऑफ एम्पायर का मतलब ये है कि उस टाइम पे ना हेरिडिटरी सक्सेशन का आइडिया नहीं था। मैं आऊंगा जब किंगशिप के ऊपर डिस्कस करूंगा दिल्ली सल्तनत की, ना ही उस टाइम के अंदर लॉ ऑफ सक्सेशन एस्टैब्लिश था सर। लॉ ऑफ सक्सेशन आता है बाय द पीरियड ऑफ अल्तुतमिश, ना अल्तुतमिश आके उसको एस्टैब्लिश कर देगा कि भाई नहीं ऐसे ही चलेगा सर, समझे, है ना? तो सक्सेशन के रूप में फिर रजिया को अपॉइंट करके जाता है कि देखो मैं रहूं कि ना रहूं, ये रुकनुद्दीन का तो कोई काम है नहीं सर, ठीक है ना? तो तुम्हारे लक्षण हमको ठीक नहीं लग रहे, तो हमारा बेटा तो कुछ काम नहीं करेगा, बिटिया रानी कुछ काम कर देगी सर, समझे आप लोग, ठीक है? सो है ना कि तुम्हारे लक्षण हमको ठीक नहीं लग रहे, खैर तो ये कहानी आपको मिलेगी सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो दिस इज हाउ अरे मैंने बताया सही रिलीजियस इंटेंशन के साथ आए थे ना सर, और रिलीजियस इंटेंशन में ये चीज, तो दूसरा क्या है कि फियर मॉन्गरिंग भी करना है ना सर, रिलीजियस इंटेंशन था और फियर मॉन्गरिंग, ये जो मैंने बॉक्स में डाला ये कॉमन था सबके अंदर सर, समझे आप लोग, ठीक है? एंड बिकॉज़ दिस वाज कॉमन का मतलब है कि गजनी घोरी के रिवीजन में दोनों के दोनों कॉमन एस्पेक्ट्स है, सिमिलर एस्पेक्ट्स है सर, ठीक है ना? तो इसमें यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज सेंटर ऑफ लर्निंग एंड वेल्थ एज़ वेल सर, है ना? तो डर का माहौल भी बनाना था इनको, एंड दे वांटेड टू सब्जुगेट द मासेस, है ना? तो आप डर नहीं बनाओगे तब तक तो फिर वो है ना कि एक कांसेप्ट है ना, डर खत्म तो इज्जत खत्म सर, है ना? समझे नहीं समझे? तो स्टेट हमेशा आप पकड़ने की कोशिश करिए कि डरा के ही आपको रखेगा सर, उतनी ही आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी सर, है ना? आज की तारीख में भी आप स्टेट की वैल्यू क्यों करते हो सर, है ना? एक होता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट, वो कितने लोगों को होगा, चलो 150 करोड़ में से पकड़ के चलिए 50 करोड़ को ऐसा होगा आउट ऑफ रिस्पेक्ट, है ना? कि बोले नहीं स्टेट है, स्टेट हमको सिक्योरिटी देता है, स्टेट हमको है ना हाईवेज बना के देता है, स्टेट हमको है ना ये सब रोटी कपड़ा मकान दे देता है, फलाना ढीम का योजना। बाकी 100 करोड़ लोग में से किसी को पूछोगे, अगर सर्वे कराओ एनोनिमस, तो बोलेंगे कि हम डर के मारे स्टेट को रिस्पेक्ट कर देते हैं सर, समझे आप लोग, ठीक है? क्यों? क्योंकि यार अगर कुछ उल्टा-सुल्टा कर दिया तो फिर 124 ए लगेगा और अलग-अलग है ना ये वो फला ढीम का, इससे अच्छा भाई चलो रिस्पेक्ट कर देते हैं। खैर चलिए लेट मी कम बैक टू दिस वन, है ना? तो ये होता है सर, दिस हैपेंस इवन, क्योंकि लोगों को क्या है कि अपने हिसाब से वो इंटरप्रिटेशन करने की आदत है ना सर, समझे? लेट मी कम बैक टू दिस वन, ओके? अब देखो कहने का मतलब ये है मेरा कि दिल्ली की सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 के ऑनवर्ड से सर, ठीक है? अब कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे पावर के ऊपर आया, मैंने आपको पिछले क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा दिया था सर, है ना? समझे आप लोग, ठीक है? तो घोरी का जब मृत्यु हुआ और घोरी जब आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में झेलम तक आया था, खोखर करके एक ट्राइब थी उनको सप्रेस करने के लिए सर, ठीक है? जाट्स एंड खोखर्स को, और उसके बाद उसका मृत्यु हो जाता है। तो घोरी के पास कोई संतान था नहीं सर, समझे? अब बिकॉज़ घोरी के पास कोई संतान था नहीं, तो इसके जो गवर्नर्स थे इन्होंने पार्सलिंग ऑफ एम्पायर किया। पार्सलिंग ऑफ एम्पायर का मतलब क्या है सर, ठीक है? कि द मोमेंट द बिग सुल्तान डाइड, है ना? तो उसके बाद यू विल सी के उनके अंडर में आने वाले जो गवर्नर्स थे, इन्होंने कहा कि आधा तू ले ले, आधा मैं लेता हूँ, आधा मैं ले लेता हूँ, और फिर सबके बीच में संघर्ष होना शुरू हो जाता है सर, समझे आप लोग, ठीक है? सो यू विल फाइंड कि एक यल्दूस था, यल्दूस अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देगा सर। कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देगा सर, है ना? एक और गवर्नर था कुबचा सर, है ना? मुल्तान वाले रीजन में रूल कर रहा था सर, वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता है सर, ठीक है? और इन सब के बीच में इनफैक्ट ना कॉन्फ्लिक्ट भी होगी सर इनिशियल पीरियड के अंदर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती है, क्योंकि यल्दूस कहता है कि देखिए मैं गजनी के अंदर बैठा हूँ, तो फिर मेरे पास लेजिटिमेसी है कि मैं घुरी का सही वंशज हूँ सर, है ना? आई एम दी ट्रू डिसेंडेंट ऑफ मोहम्मद घुर सर, है ना? क्योंकि मैं गजनी में ही बैठा हूँ, एंड गजनी वाज द इंपीरियल कैपिटल एट दैट टाइम सर, है ना? अब कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है कि तू भाई भले गजनी में बैठा हो सर, इट डजंट मैटर, है ना? तू गजनी का शासक ही रहेगा, तेरा प्रभाव भारत में नहीं होना चाहिए सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो गवर्नर जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहा है और ये गवर्नर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी। यही कॉन्फ्लिक्ट के परिणामस्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक इवेंचुअली पावर को कैप्चर कर लेगा सर, और फिर उसने गजनी के साथ अपने रिलेशन कट आउट करवा दिए। कट आउट करवाने का मतलब ये है कि उसने जिस तरह से जो पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट की सर, उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन रखना नहीं चाहता, तुम तुम्हारा संभालो, मैं मेरा संभालता हूँ सर, समझे आप लोग, ठीक है ना? तो लाहौर और दिल्ली ये दोनों के अंदर छावनियां बना के, है ना, इंपीरियल कैंटोनमेंट्स बना के, क्योंकि दिस वाज द पीरियड ऑफ कैंटोनमेंट मेकिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था सर, ठीक है? अभी भी टाउन्स तो या सिटीज तो बहुत बाद में बनेंगे सर, है ना? ये अर्ली मिडियल इंडिया से ट्रांजिशन हो रहा है ना, थर्ड अर्बनाइजेशन तो अभी होने की बाकी है सर, थर्ड या फोर्थ अर्बनाइजेशन इसको जैसे भी गिने सर, ठीक है? तो यू नीड टू सी दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि ये दिल्ली के सुल्तान जो आएंगे ये सब छावनियां बनाएंगे, दिल्ली में फोर्ट्स बनाएंगे सर, है ना? तुगलक के द्वारा बनाए गए या इनके द्वारा सर आप देखोगे मिलिट्री गैरिसन्स बनाए जाते हैं, बलबन बनाता है सर, ठीक है? मेवात से लेके आज के बुंदेलखंड वाले रीजन में और अवध वाले रीजन में सर, ठीक है? तो दिस वर ऑल द फोर्ट्स, है ना? ये फोर्ट्स बनाने का इंटेंशन ये था कि गैरिसन्स के रूप में मिलिट्री प्रेजेंस क्रिएट कर दी जाए, थोड़ी बहुत पॉपुलेशन सेटल हो जाएगी और राजा का वहां पे जो गवर्नर होगा वो उसको पूरा कंट्रोल कर पाएगा ना, बगावत होगी, सबको पीटा जाएगा, समझे आप लोग, ठीक है? तो तीन चीजें आपको समझ में आ रही है कि
जब राजा का संतान नहीं था और संतान होने के बावजूद भी हेरिडिटरी लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, तो राजा गुलामों को बहुत ही ध्यान से रखता था। और मैंने आपको बताया कि जितने भी सेंट्रल एशियन और वेस्ट एशियन ट्राइब्स थी, ऑल द सेंट्रल एशियन एंड वेस्ट एशियन ट्राइब्स, वहाँ पे स्लेवरी सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था। स्लेवरी सिस्टम को क्यों इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस्लाम की जो ओरिजिनल इनफैक्ट जो पॉलिटिकल डायमेंशंस निकल के आई, मतलब अरब्स के समय से, अरब्स के बाद टर्किश ट्राइब्स के समय से, वहाँ पे स्लेवरी सिस्टम को लीगलाइज किया गया है और कहा गया कि स्लेव्स को आप अपने हिसाब से ट्रीट कर सकते हो। तो सम स्लेव्स वर एक्चुअली ट्रीटेड एज सन्स, है ना, तो संतानों के रूप में, क्योंकि इनफैक्ट कभी-कभी ऐसा होता था कि आपका संतान अच्छा काम करे कि ना करे, पर आपका गुलाम बहुत अच्छा काम कर देगा सर। तो राजा को संतान के ऊपर भरोसा नहीं था कि बोले इसका कोई ठिकाना नहीं है सर, ठीक है, बट ये लड़का ढंग का काम करे, इसको ऊपर लेके आ जाओ सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो स्लेव्स वर एक्चुअली ब्रॉट टू इंपीरियल पोजीशंस, है ना, तो इसमें ही कुतुबुद्दीन ऐबक को तो लड़ने के लिए भेजा गया सर, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, बख्तियार खिलजी है सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो इस तरह की सिस्टम से हम कहते हैं कि ये स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। अब देखिए गुलाम वंश है सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब गुलाम भी है और डायनेस्टी भी है सर, है ना, तो ये तो फिर ऑक्सीमोरन हो गया है सर, समझे आप लोग, ठीक है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा 1205-6 के बाद, तो यार हाउ कम दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, गुलाम भी है और डायनेस्टी भी है। तो ये खासियत आपको यहाँ से दिखेगी सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो दिल्ली की सल्तनत की आपको पूरी कहानी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए और यहाँ से ही एक नई पॉलिटिकल हिस्ट्री की हम लोग शुरुआत करते हैं सर, ठीक है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में आपने जब फैक्चुअल ओरिएंटेड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो यू माइट हैव स्टडीड कि भाई 5 डायनेस्टीज रूल करती है, राइट सर, ठीक है ना। तो 1206 से लेके 1290 तक, फ्रॉम 1206 टू 1290 यू विल फाइंड द स्लेव डायनेस्टी विल कम टू पावर, राइट सर, है ना। ये स्लेव डायनेस्टी के बाद 1290 से लेके 1320 तक व्हाट डू वी सी, द खिलजी डायनेस्टी विल कम टू पावर। भारत में खिलजियों का आक्रमण हुआ सर, ठीक है। 1320 से लेके 1414 तक आप देखोगे द तुगलक डायनेस्टी विल कम टू पावर, है ना। तो फिर तुगलक डायनेस्टी पावर के ऊपर आती है और ये जो तुगलक डायनेस्टी थी उनको टॉपल किया जाता है 1414 में। जब हमको पता चलेगा 1414 से लेके यू विल सी दैट 1451 तक द सैयद डायनेस्टी विल कम टू पावर सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब ये सैयद थे कौन? तो एक्चुअली होता क्या है कि 1398 में तैमूर का आक्रमण हो गया, है ना, मंगलोड ओरिजिन से सर। और तैमूर ने जब आक्रमण किया तो उसके बाद उसके एक सेनापति था खिजर खान, खिजर खान ने नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था सैयद डायनेस्टी सर, ठीक है ना। तो ये तैमूर का प्रश्न इस बार प्रीलिम्स में आ गया था सर, है ना, कि भाई तैमूर और मोहम्मद बिन तुगलक एक दूसरे के कंटेम्पररी थे, है ना, काइंड ऑफ रैंडम क्वेश्चंस इन्होंने डाल दिए थे सर। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1350 के बीच में था और तैमूर आया था 1398 में सर, समझे आप लोग, ठीक। तो हाउ कम दे वर कंटेम्पररी ऑफ ईच अदर, दोनों के बीच में 50 साल से ज्यादा डिफरेंस हुआ करता था सर, ठीक है ना। खैर 1451 के बाद यू विल फाइंड द लोधीज विल कम टू पावर, अफगान डायनेस्टी के रूप में। इनफैक्ट ये फर्स्ट अफगान डायनेस्टी के रूप में इनको कहा गया है और ये फर्स्ट अफगान डायनेस्टी को फाइनली 1526 में बाबर टॉपल कर देगा सर, है ना। और बाबर फिर मुगल्स की शुरुआत करता है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ऐसी तो ये दिल्ली के सुल्तान से, इसमें 5 वंश आपको मुख्य दिखेंगे। पहले गुलाम वंश दिखेगा, उसके बाद खिलजीस दिखेंगे, फिर तुगलक दिखेंगे, फिर सैयद दिखेंगे और आखिर में लोधी दिखेंगे सर, है ना। अब जब ये दिल्ली के सुल्तान रूल कर रहे थे तो उसको आपको ट्रेंड के रूप में पता होना चाहिए कि इनिशियली ये लोग दिल्ली तक ही रहेंगे सर, है ना। तो जिसे हम लोग कहते हैं द एस्टैब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन सर, है ना, कि आए और अपने आप को कंसोलिडेट किया। तो ये जो टाइम है एस्टैब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन का था सर, ठीक है। यही दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत एस्टैब्लिशमेंट और कंसोलिडेशन होने के बाद खिलजी के समय पे क्या होगा, एम्पायर बिल्डिंग होने की शुरुआत होगी सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। सो बाय द पीरियड ऑफ खिलजी यू विल फाइंड द एम्पायर बिल्डिंग विल टेक प्लेस एंड दिस एम्पायर बिल्डिंग विल कंटिन्यू इन द पीरियड ऑफ तुगलक एज वेल सर, समझे आप लोग, ठीक है ना, किंग ऑफ। तो ये आपको ट्रेंड के रूप में पता होना चाहिए। अब जब ये एम्पायर बिल्डिंग हो रहा था तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि भारत की रीजनल डायनेस्टीज उसको रेजिस्टेंस करेगी, करेगी कि नहीं करेगी सर, है ना। कि भाई बाकी सारे जो राजा है, जो किंगडम्स है, वो कहेंगे कि भाई अब हमको क्या हलवा समझ के रखा है सर, ठीक है। अब ये रीजनल डायनेस्टीज खिलजी के समय तक की रीजनल डायनेस्टीज को हमने पढ़ लिया है, जैसे काकटियास को पढ़ा है, जैसे सेना डायनेस्टी को पढ़ा है, मदुराई होयसाल के बारे में हमने पढ़ा था, याद आया कि नहीं आया सर, ठीक है ना। तो ये सब की कहानी, राजपूत राजाओं की कहानी हमने आपको पढ़ाया है सर, ठीक है ना। तुगलक तक आते-आते रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। और इस पीरियड के समय पे जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसी पीरियड में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा सर। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रूप में क्या होता है सर, आक्रमण होना शुरू हो जाएगा सर, ठीक है। ये आक्रमण में मंगोल इन्वेजन आपको दिखेंगे। एक्चुअली मंगोल इन्वेजन बहुत बार हुए, राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सब जगह पे होंगे। यही मंगोल के अंदर से 14th सेंचुरी के बाद से जब तैमूर की आक्रमण हुआ, उसके बाद तो मंगोल्स यहाँ पे परमानेंट हो गए सर, है ना। बाबर जो था ये भी मंगोलोid ओरिजिन से तो था सर, है ना। तो बाबर वाज एक्चुअली ऑफ द मंगोलोid ओरिजिन ही होंगे सर, है ना। मंगोल से मोगल, मोगल से मोगुल, मोगुल से मुगल पड़ गया सर, है ना। समझे नहीं समझे। तो इनका भी सेंट्रल एशियन ओरिजिन ही है ना सर। तो एक बार एक बच्चा पूछ रहा था ये मुगल नाम कहाँ से आया, तो मैंने बोला इसको तो आपको मंगोल से देखना पड़ेगा सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो चुगताई टर्क्स की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम थी और फिर अकबर उनको जाके थोड़ा कंसोलिडेट करेगा अलग तरह से। खैर तो यू विल फाइंड कि इस पीरियड में एम्पायर बिल्डिंग होगा। ये एम्पायर बिल्डिंग के बाद धीरे-धीरे अलग-अलग डायनेस्टीज आती रहेगी सर, ठीक है। तो पहली ट्रेंड आपको समझ में आई कि दिल्ली सल्तनत में है क्या सर, है ना, और दिल्ली सल्तनत क्यों कहते हैं सर। तो इसमें आपको रीजनल डायनेस्टीज भी पढ़ना है, इसमें आपको इंपीरियल सुल्तान्स भी पढ़ना है, ये पांचों की पांचों डायनेस्टीज को पढ़ना है। इनमें से माइक्रो लेवल के क्वेश्चन भी आए हैं और मैक्रो लेवल के क्वेश्चंस भी आए हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड इन द प्रीवियस। अभी मैं आपको खाली स्लेव डायनेस्टी के कुछ-कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे या मैक्रो लेवल के क्वेश्चंस को खाली मैं बता रहा हूं कि क्या पूछे गए हैं सर, ठीक है। अब आप देखिए कि आपको पूछा गया है कि डिलीनेट द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। मतलब ये है कि 1206 से लेके 1526 तक का ये पूरा का पूरा पीरियड में आपको एग्रीकल्चर को याद रखना है, समझे आप लोग, ठीक है। सो दिस इज द नेचर ऑफ क्वेश्चंस वी आर आस्किंग, है ना, समझे नहीं समझे, है ना। कि डिस्क्राइब द न्यू आर्किटेक्चरल फीचर्स एडेड बाय सक्सेसिव सुल्तान्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉम्ब्स इन इंडिया सर, है ना। टॉम्ब आर्किटेक्चर की शुरुआत भी दिल्ली सल्तनत में ही होना शुरू हो गया था कि भाई क्या-क्या बदलाव हुआ सर, है ना, टॉम्ब और मुगल्स में फिर उसके अंदर क्या होता है थोड़ा बहुत उसके अंदर भी आप डाल देंगे सर, है ना। यहाँ बोला गया है कि सम न्यू क्राफ्ट प्रोडक्शन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द टर्क्स। ये टर्किश लोगों ने आके 12th सेंचुरी के बाद भारत में नए प्रकार की हस्तकलाओं का उत्पादन किया सर, है ना। ये पिछले साल पूछा था सर, 19 में या 20 के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए सर, है ना। इसको इसी साथ में जोड़ा गया है सर, ठीक है। इब्न बतूता ने भारतीय सोसाइटी में स्लेवरी सिस्टम को किस तरह से हाईलाइट किया, खास करके फीमेल स्लेव को सर, है ना। महिलाओं के अंदर और खास करके महिला दास प्रथा के बारे में क्या लिखा है उसके ऊपर बोला गया। ये एनसीईआरटी में दिया, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। व्हाट हैज बीन रिटन सर, है ना, समझे नहीं समझे, है ना। इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन से प्रश्न आ रहा है। क्या प्रश्न आ रहा है कि डू यू थिंक दैट इकोनॉमिक मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द सल्तनत रूलर्स वर बेनिफिशियल टू कॉमन पीपल एज वेल सर, है ना। कि सल्तनत के राजाओं के द्वारा आर्थिक सुधार किए गए, किसके द्वारा किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रोमिनेंटली किया जाता है सर, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है सर, ठीक है। इन दोनों के बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है। क्या इससे कॉमन मैन को फायदा मिला था कि नहीं मिला था सर, और मिला था तो एग्जांपल्स के साथ लिखना है। अब एग्जांपल का मतलब है कि ये नहीं लिखना है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने रिफॉर्म किए तो प्रतीक नायक की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई सर, ठीक है ना। जो प्रतीक नायक उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने रिफॉर्म्स किए, उसके कंटेम्पररी ऑथर्स ने क्या लिखा है सर, है ना। तो यू विल फाइंड कि द कंटेम्पररी ऑथर्स
बिलोंगिंग टू द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु हैज एक्चुअली कोटेड दिस, है ना। तो बरानी जैसे लोग कुछ लिख रहे हैं या कोई और लिख रहा है, खुसरो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है सर, ठीक है। आपको उनके एग्जांपल्स कोट कर रहे हैं सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। यू आर नॉट सपोज्ड टू कोट कि आप वो कॉमन मैन कर रहा था, बोले हमारी स्थिति बहुत बढ़िया हो गई है सर, समझे। तो दिस इज हाउ द नेचर ऑफ क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड, है ना, समझे। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप अभी गोलूपना से बाहर आओगे नहीं, फिर आपको लगेगा कि सर हम दिल्ली सल्तनत को क्या पढ़ रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत को मैक्रो भी पढ़ना है और माइक्रो भी पढ़ना है सर। पहली चीज समझ में आ रही है सर। ऊपर से देखना है कंसेक्यूटिव पीरियड को 1200 से लेकर 1526 तक का पीरियड, फ्रॉम 1206 टू 1526 में, और उसमें स्पेसिफिक डायनेस्टी वाइज भी देखना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। ये आपको ये पूरा आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए सर। इसमें बहुत ही भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रश्न आए हैं, बहुत ही वैरायटी बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए हैं सर। आप देखिए, टेस्ट द टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिक डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इन द सल्तनत पीरियड, है ना। ये इसने पूरा आर्किटेक्चर पूछा है सर, समझे आप लोग, ठीक है। और उसके सामने अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टॉम आर्किटेक्चर को उसने पूछा हुआ है सर, गेटिंग ओपन, है ना। तो दिस इज हाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, बहुत डिटेल में पूछा जा रहा है सर, ठीक है। थियरी ऑफ किंगशिप पूछी गई है सर, है ना, कि भाई राजाशाही दिल्ली सल्तनत के समय पे किस तरह से अलग-अलग बदलाव हो रहा था सर, ठीक है। तो राजत्व का सिद्धांत कहते हैं। अब जैसे बलबन था, अपने आप को कहता है जिंदे इलाही हूं सर, ठीक है। अल्तुतमिश था, वो कहता है कि मैं तो खलीफा का साया हूं सर, या खलीफा का छोटा भाई हूं सर, है ना। तो आई एम द राइट हैंड ऑफ द खलीफा, द लेफ्टिनेंट ऑफ खलीफा सर, समझे आप लोग, ठीक है। उसके बाद सिकंदर आके कहेगा कि मैं खुद ही इलाही सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो सिकंदर मतलब आपका अलाउद्दीन खिलजी आके कहेगा कि भाई मैं खुद ही इनफैक्ट है ना इलाही हो गया हूं, आई एम द गॉड माय सेल्फ, है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये पूछा क्या गया है कि इवैल्यूएट द थियरी ऑफ किंगशिप, डिस्कस द डेविएशन सीन इन द रीन्स ऑफ डिफरेंट सुल्तान्स। अब डिफरेंट सुल्तान्स में तीन ही मुख्य राजा आपको दिखेंगे सर, ठीक है। एक आपका अलाउद्दीन खिलजी दिखेगा, अल्तुतमिश दिखेगा, बलबन दिखेगा। चौथा लिखना है तो आप लिख सकते हो इन द केस ऑफ दिस लोधी, बहलुल लोधी, क्योंकि बहलुल लोधी अपने आप को किंगशिप के सिद्धांत के साथ कम मानता था, वो अपने आप को वली बहुत कहता था। वो कहता था कि मैं तो फकीर इंसान, अफगानिस्तान से आया था सर, ठीक है। तो वहां पे सूफियों का प्रभाव बहुत था सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ये चार पांच आपको दिखेंगे। इसमें फिर मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर भी थोड़ी बहुत कोट कर सकते हो। तो आप जब तक हर एक राजा के बारे में माइक्रो लेवल पे नहीं पढ़ोगे और फिर उसको मैक्रो लेवल के ऊपर उसको कांसेप्ट के रूप में नहीं हाईलाइट करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। मैं क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप ये पांचों की पांचों डायनेस्टीज को पहले माइक्रो में पढ़ेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चंस को फिर जज करेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर से आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। सो यू विल फाइंड कि डिस्कस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। मतलब क्या है कि राइट फ्रॉम द 5 डायनेस्टीज, द स्लेव डायनेस्टी, द खिलजी, तुगलक, देन यू विल फाइंड सैयद एंड फाइनली द लोधीज, है ना। तो इस समय के दौरान लैंड रेवेन्यू क्या थी, किन लोगों ने बदलाव किए हैं, द चेंजेस वर स्टार्टेड राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ अल्तुतमिश, इक्ता सिस्टम, और उसके बाद बदलाव होने की शुरुआत होती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इरिगेशन रिफॉर्म्स करने की शुरुआत की, फिरोज शाह तुगलक ने कैनाल डेवलपमेंट बनाना शुरू कर दिया, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने लोन देना शुरू किया था, मॉडल फार्मिंग सिस्टम बनाने की शुरुआत की है, लैंड को क्लासिफाई किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड का मेजरमेंट करना शुरू किया है सर, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको मिलेगी सर, है ना। यू फाइंड कंसेक्यूटिव अलग-अलग डायनेस्टीज में अलग-अलग राजा। तो ये बोला जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बदलाव होता है, जुडिशियल रिफॉर्म्स किस तरह से होते हैं सर, ठीक है। तो आप पहले राजाओं का इंटरनली पढ़ोगे ना, माइक्रो के ऊपर, है ना, हर एक डायनेस्टी को। तो फिर मैक्रो में फिर आपको एक्सट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। बट खाली और खाली आप मैक्रो लेवल के ऊपर जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे खाली इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, तो आप फिर गोलू हो सर। गोलू क्यों हो, क्योंकि इसमें माइक्रो लेवल के ऊपर भी प्रश्न आए हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली डायनेस्टी आती है स्लेव डायनेस्टी। अब ये जो स्लेव डायनेस्टी है, ये स्लेव डायनेस्टी में अलग-अलग राजा है सर, है ना। तो बिटवीन द पीरियड ऑफ 1206 टू 1290 यू विल सी मल्टीपल किंग्स विल कम टू पावर सर, है ना। इसमें ये चार राजा बहुत ही प्रोमिनेंट है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक से तो शुरुआत हुई थी। उसके बाद अल्तुतमिश आता है, फिर रजिया आती है, रजिया के बाद आप देखोगे तो बलबन पावर के ऊपर आएगा, या बलबन से पहले नसरुद्दीन मोहम्मद था, पर प्रैक्टिकली बलबन के हाथ में सत्ता थी। और फाइनली 1290 में इनको उठला के फिर खिलजी पावर के ऊपर आ गए सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो यू विल फाइंड कि ये चार शासकों के द्वारा जो भी रिफॉर्म्स किए गए हैं, इनके द्वारा कंसोलिडेशन कैसे की, क्योंकि ये जो पीरियड था ये क्या था, दिस वाज द पीरियड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन। मैंने आपको बताया ना सर, है ना, कि ये स्थापना का पीरियड था और कंसोलिडेशन का पीरियड था। इसमें एम्पायर बिल्डिंग आपको नहीं दिखेगा सर, ठीक है। तो एम्पायर बिल्डिंग नहीं दिखेगा तो ये अभी धीरे-धीरे फाइट कर रहे हैं। तो ये एस्टैब्लिशमेंट को लेके क्या काम करेंगे, किस तरह से अपने आप को कंसोलिडेशन के लिए रिफॉर्म्स करेंगे, इंटरनल थ्रेट्स को एक्सटर्नल थ्रेट को कैसे नेगेट करेंगे सर, वहां से क्वेश्चन आ रहा है सर। एक्सटर्नल थ्रेट में विदेशी आक्रमण हो रहे थे तो उसको कैसे कंसाइज किया जाता है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो यू विल सी द क्वेश्चंस वर आस्क्ड रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक किंग कि व्हाट मेजर्स डिड बलबन एडॉप्टेड टू कम्बैट द मुगल मेनेंस, या मंगोल मेनेंस, है ना। बलबन ने क्या किया था सर, ये 10 मार्कर का प्रश्न था, 2014 के आसपास पूछा गया था, 14 या 15 में पूछा गया था सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि ये बलबन ने क्या कार्य किया था। तो बलबन ने खुद मंगलों के सामने लड़ना शुरू कर दिया था सर, ठीक है। अपने बेटे को भेज देता है महमूद को, बोले जाओ बेटा लड़ो तुमसे, है ना, समझे नहीं समझे। हम फोर्स बनाता है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करता है सर, है ना। 30,000 की सेना स्पेशली खड़ा करेगा, बोले मैं जाकर फाइट करूंगा। और अलाउद्दीन खिलजी से पहले बलबन था जिसने एग्रेसिवनेस दिखाई थी मंगोलों के सामने, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि बलबन, तो ये स्पेसिफिक प्रश्न आया कि बलबन ने क्या कार्य किया था। अब इसके पहले इल्तुतमिश ने मंगोलों के लिए क्या किया, कि जब मंगोलों ने आक्रमण किया और इल्तुतमिश को पता चला कि मंगोल आक्रमण क्यों कर रहे हैं, तो वो जलालुद्दीन मकबरानी करके जो ख्वारिज़्म का राजा था, वो भागता हुआ इल्तुतमिश के कोर्ट में आश्रय लेने आया। तो इल्तुतमिश ने डिप्लोमेसी का यूज किया सर, है ना। और चंगेज खान उसके कारण फिर भारत में नहीं आ पाता है सर, समझे नहीं समझे ना। तो इस बार की प्रीलिम्स में ये प्रश्न आया था, ये मकबरानी आया नहीं है हमारे क्लास में सर, ठीक है। वो 2 दिन पहले आया हुआ था सर, है ना। कहाँ गया भाई मकबरानी सर, ठीक है। 2 डेज बैक दे वर इन द क्लास, ओके, टुडे इज नॉट देयर, लगता है चंगेज उठा के चला गया लगता है उसको सर, ठीक है ना। चलिए जो भी है सर। तो मूल कहने की बात ये है कि आपको राजाओं के बारे में याद रखना है सर। आप देखिए रजिया सुल्तान के ऊपर प्रश्न आया है कि रजिया सुल्तान ने क्या कार्य किए जिससे वो इंडिपेंडेंट हो गई सर, है ना। इंडिपेंडेंट क्यों हो गई, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड पीरियड तक रूल करती है सर, है ना। उसके बावजूद भी अपने आप को इंडिपेंडेंट रख पाती है, ऑलमोस्ट फॉर पीरियड ऑफ 3-4 इयर्स, 3 साढ़े 3 साल तक वो शासन में रहेगी। तो उसने क्या कार्य किया, एनालाइज द स्टेप्स टेकन बाय रजिया सुल्तान, है ना। किस तरह से वो सेपरेशन ऑफ पावर कर रही है, किस तरह से वो लॉयल्टी गेन करवा रही है, किस तरह से जिसे हम लोग कहते हैं डिवाइड एंड रूल की जो कांसेप्ट है उसको फॉलो करवा रही है सर, ठीक है। और इसके बारे में कंटेम्पररी ऑथर्स क्या लिखता है, मिनाजो सिराज जैसे लोग क्या लिखते हैं सर, ठीक है। मिनाजो सिराज जब इसको हाईलाइट करेंगे तो ये बताएंगे कि रजिया बाकी सब तरह से बहुत बढ़िया थी, दी ओनली प्रॉब्लम वाज दैट वो महिला थी सर, है ना। और ऑब्वियस है कि एक महिला इतनी प्रगति करेगी तो यू विल फाइंड कि लोगों को पसंद नहीं आएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। सो उसके ऊपर वो पूरी कोटेशन लिख रहा है सर, है ना। तो उसके सापेक्ष में आपको लिखना है, जब आप लिखोगे कि मिनहाज ये बताता है कि भाई ऐसे स्टेप्स लिए गए थे सर, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि व्हाट मेजर्स वर इनिशिएटेड बाय द सुल्तान फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना। कंसोलिडेशन का पीरियड ये है, मतलब स्लेव डायनेस्टी के सापेक्ष में ही बोला गया है। स्लेव और उसके बाद खिलजी तक, फिर आप तुगलक तक नहीं जाओगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो यू शुड हैव दिस आइडिया, क्योंकि तुगलक के बाद तो फिर एम्पायर बिल्डिंग चालू हो गया है, वो दौलताबाद कैपिटल को शिफ्ट करता है सर, है ना, दिल्ली से। ये तो कंसोलिडेशन पहले था, तो पहले 50-60 साल तक 100 साल तक आपका कंसोलिडेशन पीरियड चलता है सर, ठीक है। तो ये प्रश्न आई स्टिल रिमेंबर, है ना, देयर वर कैंडिडेट्स
कल नहीं सर, ठीक है ना, कभी किसी ने मेरे को प्रश्न बताया था कि सर इसमें किस तरह से अप्रोच किया जाएगा। मैंने कहा कि आप पहले बताइए कि कैसे अप्रोच करेंगे। तो वो लिख रहा है लोधीज़ और वहाँ तक की कहानी लिख रहा है। मैंने कहा भाई लोधी में कंसोलिडेशन हुआ था सर, ठीक है, आप इतिहास थोड़ा ढंग से पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि कंसोलिडेशन पहले 50-100 साल में ही होता है सर, है ना। उसके बाद तो एक्सपेंशन होने की शुरुआत हो जाएगी सर, है ना। तो फिर आप लोधीज़ तक उसको लेके जाओगे, दैट मीन्स यू आर गोइंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। इसमें पूछा नहीं है, अगर आपको ये पूछ दिया कि स्लेव डायनेस्टी ने क्या रिफॉर्म्स किए थे टू एस्टैब्लिश एंड कंसोलिडेट, तो आप अच्छी तरह से लिखोगे। बट यहाँ इसने लिख दिया कि व्हाट इनिशिएशन टेकन बाय द सुल्तान्स फॉर द कंसोलिडेशन, तो ये फंस जाते हैं सर, है ना, समझे। तो आप इसके लिए कांसेप्ट को देखना पड़ेगा। बलबन की ब्रेड एंड आयरन पॉलिसी को इसने पूछा है सर, ठीक है। बलबन तो इतनी बार आया है कि बात मत करिए सर, ठीक है ना। द बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप, है ना, जिले इलाही का जो कांसेप्ट है सर, समझे कि नहीं समझे। अलाउद्दीन खिलजी कैसे उसको मॉडिफाई कर रहा है, बलबन ने क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस किए थे, बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप फिर से पूछा है सर, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक की थ्योरी ऑफ किंगशिप को चैलेंज करिए या उसको कंपेयर करिए सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, है ना। इल्तुतमिश ने क्या कार्य किए थे कंसोलिडेशन को लेके सर, दिस वाज द क्वेश्चन, है ना, जो 2011 में आया था। मंगोल इन्वेजन कैसे अफेक्ट करता है सर दिल्ली सुल्तान्स को सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। व्हाट वाज द नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिसी ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, मतलब अलाउद्दीन खिलजी से लेके या आप पकड़ के चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके अप टिल द लोधीस, है ना। आपको हाइलाइट करना है अलग-अलग पीरियड में कि राजाओं ने किस-किस प्रकार के स्टेप लिए हैं। उसमें एक स्टेप आपको पता चलेगा मोहम्मद बिन तुगलक का, खुरासान के ऊपर पूरा आक्रमण करने के लिए वो सेना खड़ी कर देता है, 1 लाख की फौज खड़ी करेगा, बोले एक काम करो अपन चलते हैं, मंगोल को भारत में नहीं लाने देंगे सर, ठीक है। वी विल पर्सनली गो टू द मंगोल लैंड। अरे भाई पगला राजा है सर, क्या कर रहा है, बोले नहीं हम जाएंगे सर, ठीक। पागल था ना सर, ठीक है ना। ये देखिए पागल लोग होते हैं ना, वो अलग ही कुछ कार्य कर देंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट से उसके नो डाउट आपको आइडिया रहना चाहिए सर, है ना? तो मूल तरह से आप देखिए कि इसमें पर्सनलाइज्ड डायनेस्टी के ऊपर से भी क्वेश्चन आए हैं और इसमें आप देखिएगा रूलर्स के ऊपर प्रश्न है, इल्तुतमिश के रिफॉर्म्स के ऊपर प्रश्न आए हैं कि इल्तुतमिश ने नोबिलिटी को कैसे रिफॉर्म किया सर, है ना। नोबिलिटी में किस प्रकार से रेशियल कंपोजिशन को उसने इनफैक्ट है ना फॉर्म किया है। क्या उसने टर्किश लोगों को ही नोबिलिटी में इंक्लूड किया था या नॉन टर्किश को भी किया गया था सर। अगर इल्तुतमिश टर्किश लोगों को कर रहा है तो बलबन ने क्या उसमें बदलाव किया है सर, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो यू नीड टू सी दिस, आपको इसमें राजा की पर्सनलाइज्ड रिफॉर्म्स को भी देखना पड़ेगा सर, है ना। और हम ये इसको ही देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एस्टैब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो पहली चीज आपको समझ में आई कि अभी हम जो भी डायनेस्टी को पढ़ रहे हैं दैट इज द स्लेव डायनेस्टी, इसमें अलग-अलग राजाओं के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें एक ही चीज के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, वो है एस्टैब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया, कि भाई दिल्ली के सुल्तान किस तरह से अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे। तो आप एक पहले पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दीजिए कि अब जो भी कार्य व्यक्ति करेगा, वो चाहे बलबन होगा, रजिया होगी, अल्तुतमिश होगा या आप कुतुबुद्दीन ऐबक या किसी को भी देखो, इवन खलजी को भी देखोगे सर, है ना। उसका मेन इंटेंशन ये था कि विदेशी आक्रमणों को रोका और इंटरनली अपने आप को सेटल करवाओ सर। तो ऑल दिस एक्शंस दैट विल बी टेकन विल बी ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ओनली सर, समझे आप लोग, ठीक है। ये एस्टैब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन, एम्पायर बिल्डिंग का भी बाद में हो रहा है सर। पहली चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको, फर्स्ट थिंग इज क्लियर सर, ठीक है। तो अब एक एक करके राजाओं के बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं और देखेंगे कि इनके कंटेम्पररी ऑथर्स क्या लिख रहे हैं सर, ठीक है। अब यू विल फाइंड कि टर्की सब विदेशी थे ना, तो ये सब विदेशी थे, इसके लिए तो एस्टैब्लिशमेंट और कंसोलिडेट करना था सर, समझे नहीं समझे। हाँ विदेशी लोग थे, इसके लिए लोकल होते तो फिर उतना रेजिस्टेंस नहीं होता ना इनके सामने सर, ठीक है। लोकल होते तो उतना रेजिस्टेंस नहीं होता, ये तो इंटरनल प्रॉब्लम भी था, एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी था सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो दिल्ली सुल्तान जो है, ये दिल्ली सुल्तान्स में इनिशियली आपकी पर्शियन हिस्टोग्राफी बहुत चलेगी सर, है ना। और ये जो पर्शियन हिस्टोग्राफी की कंसेप्ट के रूप में आप समझिए सर, ठीक है। विदेशी ने विदेशों को रोका, हाँ क्योंकि विदेशों में बहुत सारी ब्रांचेस थी ना सर, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस थी, तो सबके बीच में संघर्ष आपको मिलता रहेगा, समझे आप लोग, ठीक है। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर इन द दिल्ली सल्तनत, ये मैंने आपको पांचों की पांचों डायनेस्टीज बताई। इसके अर्ली पीरियड में आपको पर्शियन हिस्टोग्राफी की, पर्शियन लिटरेचर जो है इसकी शुरुआत आपको मिलेगी सर, है ना, समझे। और बहुत सारे कोर्ट ऑथर्स यहाँ पे आएंगे जो तवारीख लिखने की शुरुआत करेंगे। अब तवारीख है क्या सर, है ना। तो मैंने आपको बताया कि तवारीख टेक्निकली तारीख के रूप में है, तारीख का मतलब होता है डेटेड हिस्ट्री सर। और ये हिस्ट्री राइटिंग के रूप में राजा के दरबार में बैठे हुए सर बहुत सारे सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कोर्टियर्स, मंत्री, ये सब लोगों ने इनफैक्ट है ना अलग अलग प्रकार की हिस्टोरिकल राइटिंग की शुरुआत की थी सर, ठीक है। अब इस समय के दौरान पेपर बनना शुरू हो गया था क्योंकि चाइना से पेपर का जब डेवलपमेंट हुआ सर, है ना, समझे। तो उसके बाद ग्रेजुअली यू विल फाइंड कि दिल्ली तक आते आते, दिल्ली की सल्तनत तक आते आते ये कागज बनाने की शुरुआत थी और फिर कागज बनाई भी गई, कागज को वो है ना कि सेफगार्ड भी किया गया और जरूरत पड़ने के ऊपर कागज दिखाई भी गए सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग अ पॉइंट। तो ये कागज की शुरुआत यहाँ से दिखेगी। आज जो कंसेप्ट है कागज दिखाना पड़ेगा, वो उस टाइम पे कागज बनाने के कंसेप्ट के रूप में आपको मिल जाएगा सर, ठीक है ना। तो दिल्ली के सुल्तान से अलग अलग पीरियड में अलग अलग डायनेस्टीज के समय ये लोग पावर के ऊपर आए, इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज के पेट्रोनाइज किया था क्योंकि उस टाइम पे ईरानियन कल्चर और जो कंसेप्ट चल रहा था वो बहुत डोमिनेटिंग था सर, है ना। और बहुत सारी किताबें लिखी जाती है, ये तवारीख के अंदर बहुत सारे ऑथर्स अपनी यहाँ पे अपनी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन देंगे सर। सामान्य रूप से आप देखोगे कि ये जितने भी तवारीख लिखने वाले ऑथर्स थे, ये राजा के दरबार में बैठा करते थे और इनको ये था कि हमको कुछ फायदा मिलेगा। जैसे फिरदौसी के बारे में मैंने आपको बताया था, फिरदौसी ने इनफैक्ट वो शाहनामा लिखा था मोहम्मद गजनी के लिए, फिर गजनी ने उसको पैसा नहीं दिया तो उसके ऊपर फिर व्यंग लिख दिया, बोले रुको सर, ठीक है ना, तो पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारी किल्ली उड़ा देंगे। खैर, तो वही कहानी आपको यहाँ से दिखेगी सर, है ना। तवारीखों के अंदर भी यही था कि राजा को सलाह देने का काम कर रहे थे सर, ठीक है। तो बहुत सारी किताबें लिखी गई है मेडिवल इंडिया में सर, ठीक है। एंड ये मेडिवल इंडिया की जितनी भी बुक्स है सर, है ना, आप समझिए उसमें अलग 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 शासक अलग अलग कोर्ट में या अलग अलग पीरियड में अलग अलग जो हिस्टोरियंस थे उनको पेट्रोनाइज करेगा सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि इनिशियली चाचनामा से शुरुआत हुई थी और उसके बाद किताबुल हिंद जो हमने पढ़ लिया है सर, है ना, याद आया कि नहीं आया। क्योंकि मेडिवल इंडिया में आप पकड़िए कि बहुत सारी बुक्स है। अब मैंने आपको बताया था कि उसको हम लोग माइक्रो लेवल के ऊपर जब जाएंगे, जब डायनेस्टी बाय डायनेस्टी में जाएंगे सर, ठीक है। तो जब दिल्ली के सल्तनत की शुरुआत हुई, व्हेन द दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड और स्लेव डायनेस्टी जब पावर के ऊपर थी, उसकी शुरुआत में कंटेम्पररी आपको दो किताब दिखेगी सर, है ना। एक तो दिखेगी ताजुल मसीर सर और दूसरी दिखेगी तबकती नसीरी सर, है ना। ताजुल मसीर वाज रिटन बाय हसन निजामी। ये हसन निजामी था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में काफी सारी हाईलाइट करेगा। वो कहेगा कि लाख बख्श था, हमारा राजा बहुत पैसा गिफ्ट करता था, है ना, ये वो फला ढिमका सर, ठीक है। दूसरा तबकती नसीरी थी जो मिनाज सिराज लिखता है, वो खास करके रजिया के बारे में बहुत कोट करेगा क्योंकि इसका कंटेम्पररी था और ये बताता है कि भाई रजिया किस तरह से शासन में थी और हाउ शी वाज रूलिंग, है ना, ऑल दिस थिंग्स, ओके, समझे नहीं समझे। और उसके बाद आमिर खुसरो आएगा, आमिर खुसरो खिलजी तक आता है, बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। तो ये दो आपके मेन थे सर, ठीक है। अदर देन दिस आपको एक और ऑथर दिखेगा ज़ियाउद्दीन बरानी सर, है ना। बरानी एक्चुअली आप देखिएगा तो वो तुगलक के कंटेम्पररी में ज्यादा लिखता है, बट फायदा ये रहा कि इसने शुरुआत बलबन से किया था सर, ठीक है। तो ये इसका जन्म जब हुआ जब बलबन का मृत्यु हो रहा था सर, ठीक है, क्योंकि इसका बर्थ होता है 1285 के आसपास सर, है ना। पर इसने हिस्टोरिकल राइटिंग में
1259 से शुरू की थी सर, और 1259 में उस टाइम पे दिल्ली का जो मंत्री था या नायब के रूप में काम कर रहा था, वो बलबन कर रहा था सर, ठीक है। नसीरुद्दीन मोहम्मद करके एक राजा आपको दिखेगा सर, ठीक है, जिसके हाथ में कोई पावर था नहीं, तो एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय बलबन ओनली सर, ठीक है। तो ये बलबन की हिस्ट्री में बहुत जानकारी देता है। तो ये बलबन के बाद में आया था पावर के ऊपर, तो पावर के ऊपर मतलब ऑथर के रूप में, बट ये बलबन के बारे में बहुत जानकारी देगा सर, ठीक है ना। तो 3-4 ऑथर्स आपको दिखेंगे इनिशियली दिल्ली सल्तनत में। एक हसन निजामी के कोटेशंस आपको बहुत दिख जाएंगे, दूसरे आपको मिनहाज सिराज के कोटेशंस दिखेंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। और तीसरा आप देखोगे तो आपको बरानी के कोटेशंस दिखेंगे। तो जब आप ये किताब पढ़ोगे, जे.एन. मेहता साहब की किताब या सतीश चंद्र पढ़ोगे, कोई भी रेफरेंस बुक, तो उसमें बीच में एक लाइन आएगी कि बरानी हैज कोटेड सो एंड सो थिंग्स, समझे नहीं समझे ना, बरानी हैज सेड सो एंड सो, आपको लगेगा बरानी आया कब सर, ठीक है ना। आधे लोगों को तो पहले वही समझ में आता है कि बरानी कब आता है, बरानी इसका कंटेम्पररी था कि नहीं था। जो फर्स्ट टाइम व्हेन यू रीड ना, तो आप वो फ्लो में पढ़ रहे होते हो, हाँ बोले सर ने कहा है, पूरा पढ़ना है इस तरह से सर, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब बलबन को पढ़ेंगे उसमें बॉल बाय बॉल कमेंट्री से बरानी बताएगा सर। अब बरानी उसका कंटेम्पररी था नहीं सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। बरानी कंटेम्पररी के रूप में, बरानी बाद में आया, बलबन की मृत्यु के बाद इनफैक्ट है ना वो लिखने की शुरुआत करता है सर, ठीक है। उसका जन्म ही उसी टाइम पे हुआ था, बलबन का मृत्यु हुआ 1286-87 में, और बरानी का जन्म होता है 1285 में सर। पर बरानी जी बड़ा होगा तो बलबन के इतिहास से लिखना शुरू कर देगा सर, और लिखने की शुरुआत वहां से करता है जहां पे मिनाज सिराज ने कंक्लूड किया था सर, ठीक है। तो पहले ये लिखेगा थोड़ा बहुत, फिर रजिया और इनके बारे में ये लिखेगा सर, मिनाज सिराज तबक़त नसरी में, एंड देन यू विल फाइंड बरानी। तो आपको ये मिडिवल इंडिया के जो ऑथर्स है वहां से आपको आइडिया रहना चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ सर, गेटिंग पॉइंट है ना, समझे नहीं समझे। फिर बहुत सारी और भी किताबें हैं, धीरे-धीरे जैसे डायनेस्टी में जाएंगे तो वैसे-वैसे मैं आपको बताता रहूंगा सर, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी के मुख्यत्वे या द मेन 3 सोर्सेज आर देयर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी सर, समझे आप लोग, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज के रूप में सर, है ना। कौन सा था, तो एक तो ज़ियादुद्दीन बरानी की किताब आपको दिखेगी सर, है ना। दूसरी आपको दिखेगी हसन निजामी दिखेगा, और मिनहाज सिराज के रूप में आपको इन तीनों के कोटेशंस पता होने चाहिए, कौन किसके कंटेम्पररी ऑथर्स के रूप में ये हमको जानकारी देते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम ये था कि इन्होंने कुछ-कुछ चीजें एक्सेजरेट कर दी थी। तो जब आगे जाएंगे तो हम बताएंगे कि इनकी एक्सेजरेशन में कहां-कहां प्रॉब्लम आ रही थी सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो एक-एक करके शुरुआत करते हैं। पहले लेट अस स्टार्ट द टॉपिक विद कुतुबुद्दीन ऐबक और किस तरह से ऐबक पावर के ऊपर आया, ये सब चीजें हमने पढ़ लिया है, और ऐबक की स्टोरी क्या थी वो भी हमने देख ली है सर, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे और शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से सर। तो आपको थीम समझ में आ गई। पहले 20 मिनट में आपको थीम इसके लिए पढ़ा रहा था क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पहले विषय वस्तु को समझ लीजिए सर, ठीक है। उसके बाद डेप्थ में जाएंगे सर। तो डेप्थ में भी जाएंगे, माइक्रो में भी जाएंगे और मैक्रो में भी जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, कि दिल्ली सल्तनत को अभी आगे के 10-15 क्लासेस पकड़िए, 10 क्लासेस तो मिनिमम होंगे हमारे, जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर ही रहेंगे सर, ठीक है। फिर आगे के 10-12 क्लासेस हम लोग देखेंगे मुगल्स के ऊपर, और फिर आखिर के लास्ट 3-4 क्लासेस जो है वो मराठास और उसके सेंटर जो बाकी है उसके ऊपर कवर करेंगे, राइट सर, ठीक है ना। तो यूनिट उसकी कि ये स्लेव डायनेस्टी है क्या सर, और ये कैसे पावर के ऊपर है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो गुलाम और वंश कभी साथ में नहीं हो सकता, मतलब गुलाम कभी राजा नहीं हो सकता सर, समझे नहीं समझे ना। बट यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपको स्लेव डायनेस्टी का मेंशन दिख जाएगा सर, समझे। ये स्लेव डायनेस्टी में भी आपको 2 प्रकार के वेरिएशंस दिखेंगे सर, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो डायनेस्टी की शुरुआत करता है वो अपने आप को मामलुक सुल्तान के रूप में कहेगा। वो कहेगा कि मैं मामलुक सुल्तान हूँ, क्योंकि मामलुक टेक्निकल एक जो शब्द है वो मालिक के साथ जुड़ा हुआ है। मालिक का मतलब होता है ओनर सर, है ना। तो ओनर के नीचे बेसिकली अगर आप देखोगे कि जो लोग स्लेव्स के रूप में थे उनके लिए ये शब्द आपको मिल जाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ये मामलुक डायनेस्टी के रूप में कहेंगे अपने आप को सर कुतुबुद्दीन ऐबक से। ये कुतुबी डायनेस्टी के रूप में भी अपने आप को हाईलाइट कराएगा सर। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब उसका जमाई पावर के ऊपर आया इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश कहता है कि हम मामलुक सुल्तान नहीं, हम इलबारी ट्राइब से हैं। तो उसका जो ट्राइब था वो थोड़ा अलग था कम्युनिटी के रूप में, तो अपने आप को इलबारी डायनेस्टी के रूप में कहेगा सर, ठीक है। फिर बलबन आएगा तो बलबन कहेगा कि हम भी इलबारी है पर हम दूसरे वाले इलबारी है सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ये मिडिवल वर्ल्ड के अंदर आपको बहुत सारे अलग-अलग वेरिएशंस दिखेंगे। ये मूल था से सबके सब गुलामी थे सर। कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था, इल्तुतमिश भी गुलाम था और बलबन भी गुलाम था। पर इन्होंने अपनी डिसेंडेंसी आप देखिए, अपनी जो हेरिटेज है वो कहीं और जोड़ने की कोशिश की थी, इवन विद इन द स्लेवरी सिस्टम सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। ये गुलाम शासक के रूप में उभर के आया, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है द टर्किश पॉलिटिकल सिस्टम, जहां पे राजा स्लेव्स के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता था। राजा ने कहा कि मैं रहूं कि ना रहूं, मेरे गुलाम रहने चाहिए सर, ठीक है। तो संतानों के ऊपर विश्वास नहीं होगा पर गुलामों के ऊपर तो विश्वास रहेगा ही सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से आपको यहाँ से ये मामलुक सुल्तान की कहानी पता चलेगी। यू कम टू नो अबाउट द मामलुक सुल्तान, और यही मामलुक सुल्तान ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड कि पावर के ऊपर आएंगे सर, ठीक है ना। तो इनको बाजारों से खरीदा गया था और खरीदने के बाद फिर उनको गवर्नर्स के रूप में अपॉइंट किया गया था, और इनकी यहाँ से शुरुआत हो जाएगी सर, ठीक है। और इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक की पावर की शुरुआत होती है सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब ऐबक कौन था, कहाँ से आया है, किस तरह से था, तो उसका थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए। बाकी कोई ज्यादा उतनी है ना बुआ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको क्वेश्चन सेंट्रिक ज्यादा रहना है। अगर आप इनके पर्सनल हिस्ट्री में जाओगे ना तो आपको बहुत मजा आएगी, आपको लगेगा कि यार इनके ऊपर तो मैं पढ़ता ही रहूं सर, ठीक है ना। यहाँ से आए थे, वो कर रहे थे ना, फला कर रहे थे सर, ठीक है। फिर होगा क्या कि आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा सर, ठीक है। लैक ऑफ मैरिज एज इंस्टीट्यूशन नहीं, यार मैरिज एज इंस्टीट्यूशन वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, ऐसा तो नहीं था कि मैरिज इंस्टीट्यूशंस नहीं थे सर, ठीक है। देखिए राजा के संतान नहीं होते थे, या कभी-कभी राजा को लगता था कि संतान कैपेबल नहीं है, माय चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल, होता है ना सर कभी बार, है ना। हर बार जरूरी थोड़ी है सर, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था ना सर, ठीक है, कि सेकंड थर्ड जनरेशन में ये चीज तो बहुत आपको देखने को मिलेगी कि राजा तो बहुत काबिल तारीफ होगा, बट जैसे उसकी नेक्स्ट जनरेशन देखोगे तो कहीं और पड़ी है सर, समझे नहीं समझे, है ना। तो फिर राजा को लगेगा कि यार इनके लिए साम्राज्य छोड़ के जा रहा हूं सर, है ना। तो इससे अच्छा तो मैं अपने गुलामों को दे देता हूं, कम से कम ठीक तो रखेंगे, मेरी लेगेसी रखेंगे सर, समझे, है ना। वही है ना, वन स्लेव इज बेटर देन 1000 सन्स, है ना, 100 सन्स। खैर, तो ये कहानी आपको मिलेगी। तो ऐबक जो है इसको लॉर्ड ऑफ द मून कहते हैं सर, क्यों, क्योंकि उसके नाम क्या है, ये इंटरप्रिटेशन था सर। और ये मूलतः से इजिप्शियन टर्किश ओरिजिन के साथ जुड़ा हुआ है। इसको फिर कहीं पर्शिया में बेचा गया था, और वहां से फिर ये घोरी के परिचय में, क्योंकि घोरी ने जब आक्रमण किया सेंट्रल एशिया से लेके खुरासन से लेके पर्शिया तक, तो वहां पे घोरी इसको एक्वायर करता है सर, ठीक है। और घोरी ने बचपन से इसको देखा था कि यार ये बंदा बहुत काम का है सर, ठीक है। तो इसको आगे थोड़ा पोजीशन के ऊपर लेके आओ सर, है ना। तो इनके यहाँ पे एक चीज मैंने कहा ठीक थी कि ये नोबिलिटी में देखते थे कि टैलेंट और स्किल्स को प्रमोट किया जाना चाहिए सर, ठीक है ना, जो ट्रेडिशनली इंडिया में थोड़ा कम था उस टाइम पे राजपूत शासकों के अंदर से। तो दे स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंट पोजीशंस टू देम, और बेसिकली ऐबक जो था वो सेकंड बैटल ऑफ तरेन के बाद ज्यादा प्रोमिनेंट के ऊपर आता है, और घोरी ने उसको मलिक का टाइटल भी नवाज दिया गया था कि भाई ये काम करो, तुम यहाँ पे लाहौर वाले रीजन में वाइसरॉय के रूप में काम करो, है ना, और मुझे सब कुछ बताते रहना कि व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया एंड हाउ द सिस्टम्स कैन बी वर्कड आउट, है ना। सो द इशू वाज आफ्टर डेथ ऑफ घोरी सर, है ना। तो जब घोरी का मृत्यु होता है तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा, ये गजनी नहीं है, घोरी का मृत्यु होता है सर, ठीक है। एंड व्हेन घोरी पास अवे ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देगा सर, समझे आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी आपको मिलेगी। अब देखिए कि ये पावर के ऊपर है ना, तब से इसको स्ट्रगल होना शुरू हो जाता है। स्ट्रगल होने का मतलब क्या है सर, ठीक है। यू विल फाइंड कि ही वाज हैविंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स विद इन हिज एम्पायर सर, ठीक है। पहला प्रॉब्लम ये था कि जो मिलिट्री गवर्नेंस इसके कंटेम्पररी हुआ
हुआ करते, जैसे मुल्तान के अंदर आपका मैंने बताया सर कुप्चा जैसे थे, या आज के अफगानिस्तान के अंदर यल्दूज जैसे गवर्नर्स बैठे हुए थे, वो कहेंगे कि बेटा हम थोड़ी तुमको इंडिपेंडेंट करने देंगे इतना जल्दी ही सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। अब ये भाई साहब कह रहा है कि यार नहीं मुझे तो इंडिपेंडेंट डायनेस्टी की स्थापना करनी है, मैं आपके साथ रिलेशन सीवर कर दूंगा सर, है ना। तो फर्स्ट प्रॉब्लम वाज रिगार्डिंग दैट, है ना। तो उसको तो पहले तो इंटरनल जो प्रॉब्लम था वो आपको दिखेगा विद इन दी वी कैन से दी गवर्नर्स, है ना। तो गवर्नर्स के सामने ही उसको रिवॉल्ट हो रहा था, उसको वो सेटल करना था सर, समझे नहीं समझे। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि उसको अपने आप को एस्टैब्लिश करना था और कंसोलिडेट करना था, ही वांटेड टू कंसोलिडेट एज वेल सर, है ना। और कंसोलिडेशन के तहत उसको ये भी पता है कि भाई दिल्ली या लाहौर के आजू बाजू वाले रीजन जो है उसको भी अपने आप को रीकैप्चर करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि दो जगह के ऊपर ये बना दिया, क्या कहते हैं कैंटोनमेंट्स बना दिए सर, ठीक है। तो लाहौर और दिल्ली दोनों में कैंटोनमेंट्स थे, पर उसका मेन फोकस लाहौर की तरफ था सर, है ना। मुख्यत्वे ऐसा कहा गया है लाहौर की तरफ था क्योंकि उसको पता है कि दिल्ली ऐसे सिक्योर है, दिल्ली में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लाहौर के ऊपर रहने का इंटेंशन ये था कि कल उसकी यल्दू सेना लेके आ जाए सर, है ना, तो इशू क्रिएट हो सकता है। मुल्तान तो बहुत नजदीक में था, यहाँ पे कुब्जा जैसे गवर्नर्स बैठे हुए थे, उनको भी कंट्रोल करना था सर, समझे आप लोग, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस उसने फोकस लाहौर की तरफ किया कि भाई बाकी सारे रीजन पे नहीं जाएंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। सो यू नीड टू सी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले पॉलिटिकल पॉइंट्स की हम लोग बात करेंगे, तो अपने ही पॉलिटिकल अपोनेंट्स को उन्होंने इनफैक्ट है ना सेटल करने की शुरुआत की सर, है ना। ये सेटलमेंट के तहत पहले यल्दूस की सुजरिटी को स्वीकारा गया है थोड़े समय तक, और फिर उसके सामने बगावत कर दी जाती है। ऐसी बगावत की गई तो वो खुद इनफैक्ट आप समझिए कि अपने आप को सुल्तान के रूप में कंसोलिडेट करेगा। कुब्चा को भी वो डिफीट करता है, वो कहता है कि बेटा तुम्हारा नहीं चलेगा, मैं इंडिपेंडेंस के रूप में ही काम करूंगा सर, ठीक है। इनफैक्ट इस पीरियड के समय पे कन्नौज के जो शासक थे जयचंद, ये जयचंद के बाद इन्हीं के ही वंश एक और राजा थे हरिश्चंद्र, उन्होंने भी बगावत की थी, उसको भी सेटल करवाएगा सर, ठीक है। तो यू सी दैट इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज करियर यू सी मल्टीपल पॉलिटिकल इश्यूज वर बीइंग फेस्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक सर, है ना। और इस पीरियड के समय पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले 2-3 पॉलिटिकल कंसोलिडेशन करने की शुरुआत की। तो इसको हम लोग इनफैक्ट याद रखते हैं बिकॉज़ हिज मेन इंटेंशन वाज टू कंसोलिडेट, ये एम्पायर बिल्डिंग में ज्यादा कार्य नहीं करेगा। इसने कंसोलिडेशन में जो इमीडिएट थ्रेट थी विद इन दी दिल्ली सल्तनत एंड खास करके मिलिट्री गवर्नेंस की थ्रेट थी, उसको उसने न्यूट्रलाइज किया सर, समझे आप लोग, ठीक है। और इसके लिए इसको फाउंडेशन के रूप में याद रखते हैं सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो इसके बाद जो इमीडिएटली गजनी से आक्रमण होने की शक्यता है, या मुल्तान से आक्रमण होने की शक्यता है, या कन्नौज के अंदर रिसर्जेंस होने की शक्यता है, वो खत्म हो जाती है सर, ठीक है ना। और वो जब खत्म हो जाएगा तो देन इसके बाद वाले जो शासक आएंगे उनको ज्यादा कंसोलिडेशन में फायदा मिलेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो पॉलिटिकल चीज आपको फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू सर, ठीक है। अब आप इसमें किताबों के अंदर पढ़ोगे तो आपको बॉल बाय बॉल कमेंट्री दिखेगी, ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री में आएगा, इसने कुब्चा को उस दिन यहाँ पे बुलाया, फिर खोपचे में लिया, फिर उसके बाद उसके साथ लड़ाई होती है, वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है सर, ठीक है। आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि हाउ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज एबल टू लाइक सेटल द स्कोर्स विद कुब्चा एंड यल्दूज सर, है ना। वो आएगा तो मंगोलों से आ सकता है क्योंकि मंगोल बहुत बड़े थ्रेट के रूप में थे। देखिए मध्यकालीन हो या प्राचीन हो, उसमें मध्यकालीन में पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत डोमिनेट करती है किताबों के अंदर से सर। आप सतीश चंद्र को पढ़ोगे तो उसमें आधी किताब पॉलिटिकल हिस्ट्री में दी गई है। आपको उसकी थीम पता होनी चाहिए कि कैसे उसको नेगेट कर रहा है सर, है ना। और उसकी क्या पॉलिसीज हुआ करती थी, पॉलिसीज के रूप में वो इमीडिएटली वो देख रहा है कि मेरी इमीडिएट डेंजर्स क्या है। अब कैसे मारा है, किस तरह से मारा है, तो लड़ाइयों का इंपॉर्टेंस है। जैसे तरेन के अंदर मैंने आपको बताया था मिलिट्री स्ट्रेटजी का है, या पकड़ने की कोशिश करिए इन द केस ऑफ पानीपत, उसमें मिलिट्री स्ट्रेटजी, तो वो कुछ कुछ बैटल्स इंपॉर्टेंट होगी सर, है ना। तो सबको आप याद रखोगे तो फिर कल्याण हो जाएगा। और क्वेश्चन आप देखिए अभी तक आया नहीं है, क्वेश्चन क्वीनशिप से आया है, नेचर ऑफ स्टेट से आया है, इकोनॉमी से आया है, कल्चरल आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है सर, पर बाकी सारी जगहों से आपको नहीं मिलेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो द मैटर शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि हम पढ़ना क्या है सर, ठीक है। तो आपको बहुत बार ऐसा होगा कि मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री में 2 लाइन में आगे चला जाऊंगा क्योंकि मुझे वो करवाना ही नहीं है, और फिर आप किताबें भी पढ़ोगे तो बहुत सैकड़ों लिखी है, बट आपको स्किमिंग आना चाहिए, स्किमिंग समझ में आता है सर, है ना, हाउ टू एक्सट्रैक्ट आउट सर्टेन पॉइंट्स, है ना, और फिर आगे बढ़ना है सर, ठीक है। चल तो पहली चीज आपको समझ में आ रही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक wanted to control and he wanted to establish a command over the empire, और उसको पता है कि भाई मुझे सबसे काम ये है, वो है द एस्टैब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन को लेके। उसमें पॉलिटिकल थ्रेट बहुत बड़ी थी और पॉलिटिकल थ्रेट्स को उसने न्यूट्रलाइज करने की शुरुआत की सर। ये पॉलिटिकल थ्रेट उसने इमीडिएटली पावर के ऊपर आके किया और अपने ही मिलिट्री गवर्नर्स खास करके कुब्चा और यू विल आल्सो फाइंड यल्दूज जैसे जो गजनी के रूलर्स थे उनको उसने न्यूट्रलाइज कर दिया और उसके बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया सर, ठीक है। और ये अपने आप को कहता है कि अब मैं नया सुल्तान हूँ। अब सवाल ये है कि वाई पीपल विल कंसिडर हिम सुल्तान। हाँ तुम बोलोगे, मैं भी बोलूंगा कि मैं सुल्तान हूँ सर, तो मेरी लेजिटिमाइजेशन तो होनी चाहिए ना सर। पीपल शुड एक्सेप्ट मी एज सुल्तान, है ना। मेरे बोलने से मैं सुल्तान थोड़ी हो जाऊंगा सर। हाँ, आज मैं आप बोल दोगे, आदर्श बोल देगा कि कल से मैं शहंशाह हिंदुस्तान हूँ, बट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ लेजिटिमेसी बिहाइंड दैट ना, व्हाई पीपल शुड एक्सेप्ट कि शहंशाह हिंदुस्तान हूँ, दैट्स क्लियर कट ना। तो व्हेन ही एक्चुअली इज टेकिंग द टाइटल ऑफ सुल्तान, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लेके ये प्रश्न था कि व्हाई पीपल विल एक्सेप्ट, है ना, क्योंकि ऐसे तो राजा बहुत सारे आए थे, है ना, इसके पहले भी गजनी भी आ चुका था, मल्टीपल किंग्स वर देयर सर। तो जब ये अपने आप को सुल्तान का टाइटल ले रहा है तो सवाल ये था कि अपने आप को लेजिटिमाइज भी करना था। और लेजिटिमाइजेशन प्रैक्टिकली अब देखिए गजनी से तो हो नहीं पाएगा क्योंकि गजनी के साथ तो उसने रिलेशनशिप सीवर कर दी है। पहले तो क्या था कि गजनी का राजा इसको कह के भेजा था कि भाई तुम मेरे गवर्नर के रूप में हो, हमने तुम्हें लेजिटिमेसी दी। अब ये कह रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट सुल्तान के रूप में हूँ और मैं सुल्तान के रूप में हूँ तो फिर अब मैं इस हिसाब से काम करूंगा सर। तो वंस यू वांट टू एस्टैब्लिश एंड कंसोलिडेट एज अ रूलर, तो आपका इमीडिएट कार्य ये भी रहेगा कि आप उसको लेजिटिमाइज करिए सर। अब आज के समय के ऊपर लेजिटिमेसी कैसे आती है, इलेक्शंस के थ्रू, है ना, कि नेतागण कह देंगे कि देखो आवाम ने और जमहूरियत के द्वारा प्रजा ने हमको यहाँ पे चुना है और पावर के ऊपर हम लोग आए हैं सर, ठीक है। तब लेजिटिमेसी के तहत रिलीजन और साथों साथ अपनी पावर को डिस्प्ले करने का एक बहुत बड़ा आपको इनफैक्ट है ना एक सोर्स दिखेगा सर, समझे। और ये लेजिटिमेसी के बेसिस के ऊपर से इसने 2-3 प्रकार के कार्य करना शुरू किए। पब्लिक सपोर्ट जीतना था सर, और पब्लिक सपोर्ट को बेसिकली जीतने के लिए उसने क्या किया, डोनेशन देने की शुरुआत की सर, है ना, समझे नहीं समझे। सो यू विल फाइंड ही विल बी स्टार्टिंग गिविंग द डोनेशन। अब जितना डोनेशंस देगा उतनी ही इनफैक्ट चैरिटी करेगा, उतनी ही पब्लिक के अंदर वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी सर। अरे वाह वाह वाह, हाँ सुल्तान सबको आईफोन दिलाओ योजना सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग अपॉन सुल्तान सबको आईफोन 13 दे रहा है सर। पब्लिक क्या कहेगी, बोले हमारा सुल्तान कैसा हो सर, है ना, बोले आईफोन देने वाला वैसा हो सर, समझे आप लोग, ठीक है। और वो अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला है सर, 1.5-2 लाख का था, कितने का था, 1.5 लाख का था ना सर, ठीक है। वो अल्ट्रा प्रो मैक्स देता है सर, ना 3 कैमरा वाला, 3 या 2 है उसमें, 3 है ना सर, सादे वाले में 2 आते हैं सर, ठीक है, जो भी है गेटिंग अपॉन। तो कहने का मतलब ये है कि चैरिटी कर रहा है सर। अब ये चैरिटी करने के बेसिस के ऊपर का इंटेंशन ये था कि उसने बहुत लोगों को चैरिटी देने की शुरुआत की, और जितनी चैरिटी देगा उससे ही मास सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसके लिए आप देखिए उसको टाइटल भी दिया गया लाख बख्श का, कि भाई साहब देखिए सर, है ना, मैं लाख बख्शूं, बख्शिश दे रहा हूँ, 1 लाख सिक्के मैंने बख्शिश के रूप में दिए। बख्शिश का मतलब है बेसिकली आई एम गिविंग डोनेशन, मैंने सब कुछ चैरिटी के रूप में दिया, दान के रूप में दे दिया सर। तो यू विल फाइंड कि हसन निजामी लिखता है कि हमारे राजा लाख बख्शता, उसने लाखों को बख्शा भी सही, और जिन लोगों ने इनफैक्ट है ना उसको सपोर्ट नहीं किया
उनको ना भी बख्शा सर। तो लाख बख्श हैड अ वेरी डबल मीनिंग इंटरप्रिटेशन सर, समझे कि नहीं समझे? जिन लोगों ने राजा को सपोर्ट किया, राजा ने उनको बख्श दिया और वो भी 1 लाख के आसपास सिक्के दिए उसने, लाखों की संख्या में। और जिन लाख लोगों ने राजा को सपोर्ट नहीं किया, उनको राजा को और राजा ने उनको बेसिकली ना बख्शते हुए पिटाई भी कर दी सर, समझे कि नहीं समझे, है ना? तो यू विल फाइंड कि मास सपोर्ट के थ्रू एक तो चैरिटी और डोनेशंस का उपयोग किया जाना, और ये चैरिटी और डोनेशंस का उपयोग करके इनफैक्ट पब्लिक को मोबिलाइज करना, मास ओपिनियन को मोबिलाइज करना, नए-नए आप शासक के रूप में हो। आपको दिख रहा है कि आजू-बाजू में इनफैक्ट इश्यू क्रिएट हो सकता है सर, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों प्रकार की थ्रेट्स है सर, है ना? तो यू नीड टू हैव मास सपोर्ट। और पहले मास सपोर्ट लिया और जिन-जिन लोगों ने जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उनकी पिटाई कर दी सर, है ना? सो नॉट सपोर्टेड लोग जो थे, उन सबको उसने सप्रेस करवा दिया। तो करीबन 1 लाख से या 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को दिल्ली के आजू-बाजू में खचा करवा दिया गया सर, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? एक साइड के ऊपर लेजिटिमाइज़ किया गया। ये लेजिटिमाइज़ेशन के अंदर राजा को पता है कि मुझे रिलीजन का भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम नए-नए शासक के रूप में आए हैं। मुझे अपने ही ऑफिशियल्स जो है टर्किश ओरिजिन के, उनको भी दिखाना है कि मैं धर्म का बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ सर, समझे कि नहीं समझे? और इसके बेसिस के ऊपर से उसको ये भी बताना था कि जो रिलीजियस पॉइंट है, ये रिलीजियस पॉइंट के रूप में मैं आपके लिए रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स भी बनाऊँगा सर, समझे कि नहीं समझे? सो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग सर, उस मॉस्क बिल्डिंग कराने की शुरुआत की सर, गेटिंग माय पॉइंट। अब सवाल ये है कि मॉस्क बिल्डिंग कराएगा, वो रिलीजन को लेके आर्किटेक्चर की निर्माण करेगा सर, मिनारेट्स का निर्माण करेगा सर। अब सवाल ये है कि भई यहाँ पे मटेरियल तो अवेलेबल था नहीं, यहाँ पे इनफैक्ट कोई ऐसी टेक्निक अवेलेबल थी इनके पास सीधे-सीधे तौर के ऊपर सर, समझे? तो इन्होंने क्या किया कि एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स जो थे, उसको कन्वर्ट करवा दिया इंटू द मॉस्क बिल्डिंग। तो एक्जिस्टिंग टेम्पल्स को उसने जिस तरह से कन्वर्ट किया है सर, वो कन्वर्ट करने का इंटेंशन भी उसकी लेजिटिमेसी के साथ ही जुड़ा गया है और वो भी एक कंसोलिडेशन की टेक्निक के रूप में बोला गया है। क्योंकि राजा को पता है कि मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही पावर के ऊपर आया हूँ, गाज़ी बन के ही ये लोग आए थे सर। एंड दे कैन नॉट रिमूव दैट आइडिया ऑफ द गाज़ी एंड द आइडिया ऑफ द कॉन्करिंग द लैंड ऑफ द इन्फिडेल्स। एंड इसके बेसिस के ऊपर से सब सवाल ये हो रहा था कि अब यहाँ पे आ गए हैं तो वी नीड टू हैव अ प्लेस जहाँ पे मैं लोगों को इकट्ठा कर पाऊँ और अपने आइडियाज़ दे पाऊँ सर, है ना? तो बेसिकली जो फ्राइडे की, जो जुम्मे की मॉस्क होती है, वो जुम्मे की मस्जिद या काइंड ऑफ नमाज़ होती है, उसको लेके बेसिकली एक ऐसी जगह बनानी चाहिए, जहाँ मैं अपने ही फॉलोअर्स को इकट्ठा करूँ और लेजिटिमाइज़ करूँ और अपने नाम का खुतबा पढ़वाऊँ सर, है ना? तो जो भी रिलीजियस स्कॉलर्स हुआ करते थे, उलेमाज़ हुआ करते थे उस टाइम पे, उनसे उसने खुतबा पढ़वाने की शुरुआत की और एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स को कन्वर्ट किया। इससे 2 फायदे हुए सर। एक तो नए का खर्चा बच गया सर, क्योंकि नया बनाने की टेक्निक इनको ज़्यादा आती नहीं थी सर, या उनको ज़्यादा स्किल्स नहीं मिल रहे थे, वो वर्कर्स नहीं मिल रहे थे सर, ठीक है। दूसरा, इससे रिलीजियस ज़ील और बढ़ेगा और उसकी जो सपोर्ट सिस्टम है, वो सपोर्ट सिस्टम और मजबूत होगी कि देखो हमारा राजा इस्लाम के लिए सब कर रहा है सर। व्हेयरएज़ राजा पावर के लिए ज़्यादा कर रहा था, है ना? तो ही वाज़ डूइंग इट फॉर द पावर एज़ वेल सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो यू विल फाइंड कि एक ये भी उसकी एक लेजिटिमाइजेशन और एस्टैब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन के एक प्रकार का एस्पेक्ट था सर, ठीक है। तो फिर आप देखिए कि अजमेर में और दिल्ली में आपको मॉन्यूमेंट्स दिखेंगे, जैसे एक मॉस्क बनती है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, तो ये मेहरौली के अंदर है, कुतुब मीनार के प्रीमाइसेस में आपको दिखेगी। तो दैट एक्चुअली गॉट कन्वर्टेड फ्रॉम द जैन टेंपल, है ना? तो आप वहाँ चले जाओगे कुतुब मीनार के प्रीमाइसेस में, तो उसके आर्किटेक्चर के ऊपर भी आपको ये चीज़ दिखेगी सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो द किंग इज़ ट्राइंग टू असर्ट कि ही इज़ द मेन पर्सन जो रिलीजन को प्रोटेक्ट कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं इसको स्प्रेड करूँगा सर और मेरे रूप से ही सब कुछ चल रहा है सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये किंगशिप का भी कांसेप्ट है, ये अर्ली किंगशिप है, जहाँ पे रिलीजन का बेस बना के राजा अपने आप का कार्य कर रहा था, जो पहले भी हो रहा था, गज़नी और घुरी ने भी ये किया था सर, ठीक है? बट इन्होंने जो किया था उसमें आके प्लंडरिंग ही हो रहा था, यहाँ प्लंडरिंग होने के बाद एक स्टेप आगे गए और उसको कन्वर्ट करवा दिया गया। तो कन्वर्जन के 2 एस्पेक्ट दिखेंगे। एक तो कांग्रीगेशनल मॉस्क का निर्माण होना, कांग्रीगेशनल मॉस्क का मतलब क्या है कि आप फ्राइडे को या मंथ में 1-2 दिन ऐसे आएँगे, जहाँ पे लोगों को इकट्ठा करोगे, जुम्मा टू जुम्मा, जनरली फ्राइडे टू फ्राइडे होते हैं सर, ठीक है? एंड देन यू विल पास ऑन द मैसेज फ्रॉम द रिलीजियस स्कॉलर्स, उनको बेसिकली उलेमा कहते थे और उलेमा राजा के फेवर में मैसेज पढ़वाते थे लोगों को और कहते थे कि देखो राजा ने ये मॉस्क बनाया है, आपके लिए बनाया है। राजा बेसिकली काइंड ऑफ है ना, अल्लाह के द्वारा भेजा गया एक एक ऐसा नायाब करिश्मा है, जो आपकी सेवा करने के लिए आया है और आपके ऊपर शासन करने के लिए आया है। तो इससे क्या होता था, लेजिटिमेसी और बढ़ती थी सर, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी सर, ठीक है? सो एक साइड के ऊपर इसने ये लेजिटिमेसी का खेल किया सर। दूसरी साइड के ऊपर उसको ये भी पता है कि द मोर एंड मोर आई विल ट्राई टू असर्ट इन अ पॉलिटिकल वे, तो ऑब्वियस है कि रेबेलियंस भी बढ़ेंगे, तो मुझे सॉफ्ट पावर भी दिखाना है सर। और यही सॉफ्ट पावर के अंदर आप देखिएगा तो सूफी संतों के साथ ये चलता है और ये सूफी सेंट्स के अंतर्गत यू विल फाइंड कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो उस टाइम के तत्कालीन सूफी संत थे, उनका ये साथ लेगा या उनके साए में चला जाएगा सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, इन्हीं के नाम से कुतुब मीनार फिर बना ना सर, ठीक है। तो मिनारेट का निर्माण किया गया। ये मिनारेट के द्वारा आप समझिए कि अपने पावर को लेजिटिमाइज़ किया गया, क्योंकि द बिगर एंड द मोर हायर द मिनारेट, द किंग्स सोवरेनिटी कैन बी सीन फ्रॉम डिस्टेंस, है ना? दूर से दिख जाता है। बोले किसने बना? बोले कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत मजबूत राजा है सर। अरे बनाने के लिए तो कुछ भी बना सकता था ना सर, ठीक है, ही कुड हैव डन मल्टीपल थिंग्स, है ना? वो मीनार ही बना रहा है सर, है ना? मीनार वाज़ पार्ट ऑफ द पर्शियन आर्किटेक्चर, है ना? सेंट्रल एशिया और पर्शिया में थोड़ा बहुत बनना शुरू हो गया था बाद में। अरेबियन आर्किटेक्चर में कुछ भी नहीं है सर, ठीक है? एक्चुअली आप जितने भी इस्लामिक आर्किटेक्चर देख रहे हो आज की तारीख में, वो सब पर्शियन आर्किटेक्चर का ही आउटकम है। अरब्स के पास तो ये सब ना, अरब्स के पास पैसा था, वो तेल-वेल तो निकला नहीं था, ना ही उतनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट था सर, ठीक है? तो अरब्स एक्चुअली डिड नॉट हैव द एनरिचमेंट ऑफ कल्चर, जो इस्लाम में जो एनरिचमेंट ऑफ कल्चर हुआ है, बगदाद, पर्शिया से लेके सेंट्रल एशिया वाले रीजन में हुआ है। आज के इराक, ईरान, समरकांड, बुखारा वाले रीजन में आपको मिलेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है? पहले नहीं था सर। तो मिनारेट बनाने का इंटेंशन उसका ये है, कुतुब मीनार को, कि वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम के ऊपर तो बना रहा है। वो कह रहा है कि मैंने इनको डेडिकेट किया है सूफी संत को, और सूफी सेंट उस टाइम पे बेसिकली एक काम पकड़ने की कोशिश करिए कि एक सॉफ्ट पर्सपेक्टिव के तहत रिलीजियस लेजिटिमेसी को वो गेन भी करवा रहा है सर, ठीक है? और मीनार को बड़ा बनाएगा। जितना बड़ा मीनार होगा, उतनी ही दूर-दराज में उसकी सोवरेनिटी फैलेगी सर। और ये चीज़ हमने एंशिएंट इंडिया में भी देखी थी कि जब चोलाज़ ने टेम्पल्स बनाए, ये टेम्पल्स को यूँ खड़ा किया और यूँ खड़ा किया सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो यू विल फाइंड कि ईच एंड एवरी वर्क दैट इज़ एक्चुअली बीइंग डन इज़ डन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन सर, समझे कि नहीं समझे? ये आपको पहली चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ये एस्टैब्लिशमेंट और कंसोलिडेशन के रूप में कर रहा है। आप जब इसको जीएस में पढ़ते हो ना, तो आप याद रखते हो कि इसने कुतुब मीनार बना दिया, इसने कुतुल इस्लाम करके एक मॉस्क बनाई है, इसने यहाँ पे एक्जिस्टिंग टेम्पल्स को कन्वर्ट किया था सर, है ना? 2 जगह के ऊपर हुआ, एक अजमेर में हुआ और एक दिल्ली में हुआ सर।
ये अजमेर के अंदर जो चौहान डायनेस्टी के समय की पाठशाला थी संस्कृत की, उसको कन्वर्ट करवाया गया और दिल्ली के अंदर आप देखोगे तो ये महरौली वाला जो रीजन है उसको इसने अपने फोल्ड में ले लिया सर, और दिल्ली में वहाँ पे छावनी भी बनवाई गई थी सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि एक पूरा का पूरा जो फाउंडेशन क्रिएट किया गया है, इससे क्या एस्टैब्लिशमेंट और कंसोलिडेशन होगा कि नहीं होगा सर, समझे कि नहीं समझे। सो यू विल फाइंड कि व्हेन ही इज ट्राइंग टू असर्ट द आइडिया ऑफ सूफिज्म, और सूफिज्म के थ्रू कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को फॉलो कर रहा है, ये चीज दर्शा रही है कि वो क्या करना चाह रहा था। इस पीरियड में वो डोनेशन दे रहा है, और लाख बख्श के रूप में जब बोला गया है तो लाख बख्श का मतलब है कि उसने डोनेशन देके लेजिटिमाइज किया था, और जो नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन थी उनके ऊपर जजिया जैसी टैक्स भी इंपोज करवा रहा है। ये चीज दर्शा रही है कि ये कह रहा है कि आप मेरे फोल्ड में आओगे तो आपको बहुत पैसा ही पैसा मिलेगा, नहीं आओगे तो आपकी पिटाई भी कर दूंगा सर। इसने जो आर्किटेक्चर बनाया है इसमें कोई नायाब नमूना नहीं बनाया है सर, इसने एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स को ही आप देखोगे तो कन्वर्ट किया है सर, और इसमें जो पत्थर भी यूज हुआ है वो भी लोकल मंदिरों के अंदर का जो स्थानिक स्थापत्य था उसी के अंदर से ये कन्वर्ट किया गया है सर। तो ये सब चीजें दर्शा रही है कि ये अपने आप को कंसोलिडेट करवाने के लिए ये सब चीजें कर रहा था, रिफॉर्म्स या जो भी मिनिमम चीजें उसने की है सर, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि उसके कोर्ट में जब ऑथर्स बैठे हुए हैं सर, उसमें दो दिखेंगे, एक तो हसन निजामी दिखेगा सर, और फकीरुद्दीन दिखेगा सर, जिसने तारीख मुबारक शाही उसके बाद लिखी थी सर, ठीक है। वो जब इनकी एक्टिविटीज को हाईलाइट करता है तो आपको यही देखना है कि भाई ये दिस इज फॉर द कंसोलिडेशन पर्पस, दिस इज फॉर द लेजिटिमेसी पर्पस, एंड दिस इज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट पर्पस, एंड नॉट फ्रॉम द सीन एज अ ग्रेट रिफॉर्मर पॉइंट ऑफ व्यू सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान के रूप में जब अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा 1206 में, तो उसका प्लान तो बहुत लंबा था कि मैं ज्यादा कुछ करूंगा सर, ठीक है, पर 1210 में उसका मृत्यु हो गया, तो घोड़े से गिर जाता है, आपको भी पता होगा सर, ठीक है। और फिर जब उसका मृत्यु हुआ तो दिल्ली की सल्तनत के अंदर हंगामा हुआ सर, समझे आप लोग, ठीक है ना, क्रीम पॉइंट। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की क्रिटिसिज्म कहाँ-कहाँ पे हो रही है और उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या-क्या है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो आपको 3-4 पॉइंट्स यहाँ से दिखेंगे सर, है ना, यू विल फाइंड 3-4 पॉइंट्स, इसके अंदर से हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को ओवरऑल एनालिसिस करेंगे सर, ठीक है। पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक को स्मार्ट राजा के रूप में कंसीडर किया गया है एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस के द्वारा सर, जहाँ पे बोला गया है कि देखो इसने गजनी के साथ अपने रिलेशंस इनफैक्ट है ना अलग करने के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, ये बहुत बढ़िया काम था सर, समझे कि नहीं समझे। यू विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब मुस्लिम रूल का एक्सपेंशन हुआ भारत में, तो कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना में इसका फाउंडेशन होता है सर, ठीक है ना। अब इसके फाउंडेशन में काफी लोग अलग अलग ओपिनियन रखते हैं, जैसे कि आप देखिए ज्यादातर ऑथर्स ये कहते हैं कि इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल-तुतमिश हु वाज रिस्पांसिबल एंड ही वाज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, बट यू विल आल्सो फाइंड कि देयर आर मल्टीपल ऑथर्स जो कह रहे हैं कि नो इट शुड बी कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इसी से शुरू हुआ था सर, गेटिंग माय पॉइंट है ना, समझे कि नहीं समझे। तो यू विल फाइंड कि इसके कारण अलग अलग प्रकार के ओपिनियंस है, पर एक चीज इसके लिए कहा जाता है कि विद इन अ स्पैन ऑफ 4 इयर्स उसने एक्सपेंशन ऑफ जो दिल्ली सल्तनत है वो करने का प्रयत्न किया, या मुस्लिम पावर इन इंडिया की शुरुआत की सर, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्टेट्समैन के रूप में तो ज्यादा कुछ कार्य नहीं कर पाए, पर मिलिट्री लीडरशिप में उसको हमेशा याद रखते हैं। क्यों याद रखते हैं? क्योंकि घोरी डायरेक्ट करता था और ऐबक एग्जीक्यूट करता था सर। ये चीज तरेन की लड़ाई के बाद आपको कंसेक्यूटिवली देखने को मिलेगी अलग अलग एरियाज में जहां पे वो जीता है सर, ठीक है। इनफैक्ट अपने साम्राज्य के अंदर जहां जहां विद्रोह हुआ, कुप्चा ने विद्रोह किया, यल्डूज ने, अली मर्दान बंगाल में विद्रोह करता है ईस्ट इंडिया में सर, उसको भी सप्रेस करवा दिया जाता है सर, ठीक है। एंड यू विल फाइंड कि इसके बेसिस के ऊपर से भी हमको ये पता चल रहा है कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट उसने क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल जो है इनफैक्ट है ना डेवलपमेंट करने की कोशिश की थी सर, समझे आप लोग, ठीक है। वो जीत रहा है, ही इज कंटिन्यूइंग द ट्रेडिशंस ऑफ मोहम्मद घोरी, और इसके लिए फिर जिस तरह से इसने चैरिटी दी है ना, तो लाख बख्श के रूप में फरिश्ता भी उसको याद रखता है और कहता है कि भाई ही वाज द पर्सन हु वाज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। दिस इज वन ऑफ द रीजन यू विल फाइंड कि इसके लिए बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये एक अच्छी तरह से दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन करके गया सर, समझे आप लोग, ठीक है। बट उसके सामने बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे भी है जो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं कि ये मूलतः से एक स्लेव के रूप में था। नो डाउट ये अपने आप को सुल्तान का टाइटल देता है, बट इसको कभी भी ऑफिशियली राजा के द्वारा सुल्तान का टाइटल नहीं मिला है सर। इसने जब भी इनफैक्ट अपने आप को इंडिपेंडेंट किया तब जाके ये अपने आप को खुद कहता है कि आई एम द सुल्तान, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ घोरी ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ द मलिक ओनली सर। तो आप समझने की कोशिश करिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को सुल्तान का टाइटल देगा, पर उसको ऑफिशियली टाइटल नहीं मिला था। ये तो वही बात हो गई ना सर, ठीक है, मैं अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बोल दूंगा सर, बट ऑफिशियली आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर, है ना, दैट्स वेरी क्लियर कट सर, समझे कि नहीं समझे। इसके लिए हिस्टोरियंस और बहुत सारे बेसिकली जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भले कार्य किया है, घोरी के लेफ्टिनेंट के रूप में कार्य कर रहा है, पर ना ही घोरी ने उसको टाइटल का सुल्तान का टाइटल दिया, उसको खाली मलिक का टाइटल दिया गया था। इनफैक्ट कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर कंटिन्यूअसली प्रभाव यल्दूज का रहा है। जब उसके साथ उसकी लड़ाइयां भी हुई ना, व्हेन दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, स्टिल यू विल फाइंड कि यल्दूज यूज्ड टू प्रोक्लेम इंडिपेंडेंस। वो कहता था कि मैं तुम्हारा पप्पा हूं सर, है ना, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा, नहीं चलेगा सर, ठीक है। और इसने दिल्ली और लाहौर में जो इनफैक्ट है ना डेवलपमेंट किया है वो कैंटोनमेंट्स के रूप में किया है, ना कि टाउन्स के रूप में किया है। तो एक शासक के रूप में जब कोई व्यक्ति को देखा जाता है तो उसको सबसे पहले देखा जाता है कि उसने क्या रिफॉर्म्स किए थे सर, है ना। तो शासक के रूप में ये 4 साल ही पावर के ऊपर था, बिकॉज़ ही वाज इन पावर फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, वी डू नॉट फाइंड मच ऑफ द रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट। वो जो कार्य कर रहा है वो सेना के हिसाब से कर रहा है। इसके लिए लोग कहते हैं कि ही वाज अ गुड मिलिटरी जनरल, बट ही वाज नॉट एन एबल स्टेट्समैन। वो एक जनरल के रूप में, मिलिटरी ऑफिशियल के रूप में ठीक काम कर रहा था सर। उसने एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बदलाव नहीं किए सर। एक शासक के रूप में उसने नॉर्थ इंडिया को जो जीता भी है सर, समझे कि नहीं समझे, उसमें उसने कॉलोनी के रूप में उसको कैप्चर किया था सर। और इसके लिए वो कॉलोनी के रूप में कैप्चर किया था तो वहां पे रिबेलियंस भी कंटिन्यू चालू रहे ड्यूरिंग दिस टाइम। तो जो भी कार्य था वो मिलिट्री एस्पेक्ट के रूप में था। मिलिट्री एस्पेक्ट में एरिया को जीतने के बाद वहां पे छावनियां बनाई दिल्ली में और लाहौर में, 2 जगह के ऊपर प्रिसाइसली। एडमिनिस्ट्रेशन को टचअप नहीं कर पाया, ना ऊपर के एडमिनिस्ट्रेशन को ना नीचे के एडमिनिस्ट्रेशन को। और आप जब शासक के रूप में आप देख रहे हो कि भाई न्याय के देवता है, तो आपको ये भी देखना है कि उसने अन्याय भी कितना किया है सर। लाख बख्श के रूप में जितनी चैरिटी कर रहा था उतनी ही बड़ी मात्रा में लाखों लोगों को मारा भी है सर। इसने यहाँ के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर की, ट्रेडिशनल लोगों की, यहाँ की जो हिंदू पॉपुलेशन थी उसको एनस्लेव किया, उसको कन्वर्ट किया और मास किलिंग भी किया है सर। और यहाँ की सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश की है। तो जो व्यक्ति इंडिजिनस एंटिटीज को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ना ही कोई सुधार कर रहा है, ना ही कोई उस तरह से उसका कंट्रीब्यूशन में एम्पायर बिल्डिंग दिख रहा है, तो आप कैसे उसको एक फाउंडर के रूप में या एक शासक के रूप में कंसीडर करते हो सर, समझे किंग ऑफ। सो यू विल फाइंड कि इसको लेके 2 प्रकार के ओपिनियंस मिलेंगे। एक ओपिनियंस कहते हैं कि भाई इससे ही शुरुआत हुई थी, बट जो सेकंड ओपिनियन है उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसमें ये चीज ओवरशैडो करती है कि भाई नो डाउट ही बिकेम द सुल्तान, बट ही कुड नॉट लेजिटिमाइज द सुल्तान और द आइडिया ऑफ सुल्तान फॉर अ लॉन्ग पीरियड सर।
और इसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शुरुआत की थी उसको अल्तुतमिश खत्म करके फाइनली सुल्तान की अथॉरिटी को लेजिटिमाइज करवाएगा और एक सिस्टम क्रिएट करवा के जाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। सो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत हुई, द स्टार्टिंग पॉइंट वाज फ्रॉम द कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ग्रेजुअल पीरियड तक आते आते यू विल फाइंड कि फर्दर डेवलपमेंट हुए और कुतुबुद्दीन ऐबक का जैसे मृत्यु हुआ तो फिर से हंगामा हो जाता है। अब ये घोड़े से गिर गया था, चौगान खेल रहा था, पोलो खेल रहा था उस टाइम पे। अब मैंने आपको बताया कि टर्किश डायनेस्टीज या ये जितने भी इनफैक्ट सेंट्रल एशियन डायनेस्टीज उभर के आ रही है, इनके बीच में रूल्स ऑफ सक्सेशन या प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी जिसे हम लोग पहचानते हैं वो नहीं हुआ करता था। और रूल्स ऑफ सक्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी का प्रश्न बहुत बड़ा जटिल उस टाइम पे निकल के आया। तो ऐबक के बाद अब दिल्ली की गद्दी को कौन संभालेगा, क्योंकि नए नए रूडिमेंटरी स्टेट की फाउंडेशन अभी भी हुई भी नहीं थी। 4 साल में तो राज्य का निर्माण भी नहीं होता, एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं हुआ था, कंसोलिडेशन तो दूर की बात है ना, उसकी स्थापना भी नहीं होती। स्थायी करना तो बहुत, कंसोलिडेशन का मतलब उसको स्थायी किया जाता है, मजबूत किया जाता है। तो अभी तो फाउंडिंग भी नहीं हुआ था सर, और फाउंडिंग होने से पहले ही जो व्यक्ति एक्वायर कर रहा था उसका मृत्यु हो गया। अब मृत्यु हो रहा है तो अब आगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन सर, है ना। तो ऐसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम के ऊपर आपको ये मिलेगा कि रूल्स ऑफ सक्सेशन थे नहीं, बट उसका एक संतान था आरम शाह। तो काफी सारे लोगों ने डिसाइड किया कि क्या होगा। आरम शाह ने भी कह दिया कि भाई हम यहाँ पे पावर के ऊपर आएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो यू सी दैट ये घोड़े से गिर गया, मैंने आपको बताया, ये कुतुब मीनार की स्थापना हुई और ये आपका 2.5 दिन का झोपड़ा बनता है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये जो है यू विल फाइंड अजमेर के अंदर है सर, है ना। तो इस तरह की कहानी आपको मिलेगी सर, है ना। तो मैं आऊंगा जब आर्किटेक्चर के ऊपर आऊंगा, नॉट गोइंग इनटू दिस पॉइंट सर। अब होता क्या है सर, व्हाट इज द प्रॉब्लम। आरम शाह शासक के रूप में तो आया, पर दिल्ली की जो नोबिलिटी है, दिल्ली की नोबिलिटी का मतलब है कि ओवरऑल यहाँ पे जो टर्किश नोबिलिटी है, दे ऑलवेज यूज्ड टू कंसीडर देमसेल्फ एज दी, आई कैन से, पार्टनर इन द पावर। टर्किश नोबिलिटी में एक खासियत आपको बहुत दिखेगी, जहां मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगा कि यू विल फाइंड समथिंग कॉल्ड एज मोनार्की वर्सेस नोबिलिटी का कांसेप्ट सर। जहां नोबिलिटी हमेशा ये कहेगी कि हमने मोनार्क को बनाया, एंड अगर ये 50% स्टेट का हकदार है तो हम भी 50% स्टेट के हकदार है। और पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत में आपको इनके बीच में कंटिन्यूस क्राइसिस देखने को मिलेगा। फिर बलबन ने फिर सब टाइट कर दिया, बोले ये क्या मगजमारी है सर, ठीक। बट इन द अर्ली पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन यू विल फाइंड कि मोनार्की एंड नोबिलिटी हैड कंटिन्यूस क्राइसिस अमंग देमसेल्व्स। सो व्हेन ऐबक पास्ड अवे, ऐबक के ऊपर से अभी तक प्रश्न आया नहीं, आएगा भी नहीं सर, ठीक है। कंसोलिडेशन में आपको ब्रीफ आइडिया रहना चाहिए कि ऐबक से क्या हुआ। प्रश्न आना शुरू होता है अल्तुतमिश से ही। अल्तुतमिश के ऊपर 2 बार प्रश्न आ चुके हैं, पर ऐबक से नहीं आया, आएगा भी नहीं, मैं आपको बोल दिया सर, ठीक है। और आएगा तो इसमें आपको इसी बेसिस के ऊपर से आपको मिलेगा सर, ठीक है। शाह, यस, इट्स अ पर्शियन सेंट्रल एशियन टाइटल है ना, खुरासनी पर्शिया से लेके सेंट्रल एशिया में सब जगह के ऊपर आपको ये शाह का टाइटल दिखेगा। खैर, और भारत में भी चलता था, भारत में भी शाहू टाइटल चलता था सर, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि शाह कहीं बाहर से आया हुआ टाइटल है, क्योंकि इनफैक्ट आप देखिए कि 1-2 साल पहले एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई थी, जहाँ पे इनफैक्ट है ना ये शाह सरनेम को लेके हंगामा हुआ। तो प्रोफेसर हबीब ने कहा कि ये जो शाह है ये तो वेस्ट एशिया का टाइटल है और पर्शियन टाइटल है सर, है ना, ये तो भारत के लोग लेके बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद लोगों ने इंडिया की इंडिजिनस हिस्ट्री को ढूंढना शुरू कर दिया सर, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इंडिजिनस हिस्ट्री के अंदर शाहू करके एक टाइटल दिखा जो व्यापारियों के साथ जुड़ा हुआ था सर, ठीक है। तो शाहू से ही फिर शाह टाइटल यहाँ के कुछ कुछ व्यापारी बनिया कम्युनिटी ने लिया था सर, समझे आप लोग, ठीक है ना, समझे। तो फिर बोलती बंद हो जाती है। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। अब कहानी क्या चलती है सर, ठीक है। ऐबक का मृत्यु हुआ, घोड़े से गिर जाता है, एंड देन ऐबक पास्ड अवे। तो सवाल ये था कि अब आगे क्या होगा। नोबिलिटी की कहानी ये है कि नोबिलिटी हमेशा ये क्लेम करती थी कि वी आर द पावर शेयरर्स, हम पावर में 50% हकदार है, 50 नहीं 100%, और मोनार्क हमसे बनना चाहिए या हम ही मोनार्क बनाएंगे सर, समझे। अब टर्किश रूल की जो फाउंडेशन हुई उसमें लाइन ऑफ सक्सेशन एक्चुअल में थी नहीं सर, पर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ऐसा हुआ कि उसके संतान ने कैसे भी करके पावर को अज्यूम कर दिया कि नो, आई एम द ट्रू डिसेंडेंट एंड आई कैन रूल द स्टेट ऑफ दिल्ली। द इश्यू वाज द नोबिलिटी नेवर एक्सेप्टेड दिस। अब नोबिलिटी का मतलब क्या है कि उसके मंत्री, उसके ऑफिशियल्स, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, इक्तेदार हुआ करते थे सर। उन्होंने कहा कि यार ये कैसे चलेगा सर, हाउ कम यू कैन एक्चुअली कंट्रोल अस एंड यू कैन कम टू पावर विदाउट आवर विशेस, हमारी इच्छा के बिना तो आप आ ही नहीं सकते सर, है ना। तो भारत में भी एक टाइम पे था कि भाई कुछ लोग ऐसे थे या कुछ पावर सर्कल्स ऐसे थे, वही डिसाइड करते थे कि पीएम कौन बनेगा या पीएम कहाँ से आएगा सर, ठीक। एंड यू विल फाइंड कि ये जो मोनार्की वर्सेस नोबिलिटी का जो प्रश्न है, ये प्रश्न आरम शाह को बहुत नड़ गया सर। अब आरम शाह पावर के ऊपर तो आया, बट देयर वाज नो लाइन ऑफ सक्सेशन एट दैट टाइम एंड पीपल नेवर यूज्ड टू एक्सेप्ट कि राजा के बाद उसका बेटा हेरिडिटरी पावर के ऊपर आना चाहिए। वो था ही नहीं सर, देयर वाज नेवर दिस कांसेप्ट, है ना। वो टर्किश राजाओं में भी नहीं था या कहीं पे भी नहीं था सर। इवन भारत के अंदर था, पर उसमें भी संघर्ष हो गए थे। अशोक के समय पे आपने देखा होगा कि देयर वर कॉन्फ्लिक्ट, है ना। इवन इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लाइन ऑफ सक्सेशन इन द एंशिएंट इंडिया, देयर वर सिविल वॉर्स विद इन द फैमिली मेंबर्स, है ना। तो ये तो बहुत क्लियर कट है सर, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के पास संतान तो था, पर कुतुबुद्दीन ऐबक को ये भी पता था कि मैं संतानों के ऊपर तो ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और इसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी बहुत सारे गुलामों को एक्वायर किया था। उनमें से गुलाम था अल्तुतमिश, समझे। ये अल्तुतमिश आज के बिहार वाले रीजन में गवर्नर के रूप में कार्यरत था ड्यूरिंग द रीन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड यू विल फाइंड कि ये जो नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की की कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ से बहुत बढ़ने की शुरुआत हुई, और आरम शाह वाज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रू डिसेंडेंट, लीगल सक्सेसर और एन ऑफिशियल हियर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस यू विल सी दैट सन वर्सेस स्लेव्स के कांसेप्ट में स्लेव्स ओवरपावर कर देते हैं सन को सर, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये थीम को आप समझिए सर, है ना। संतान वर्सेस गुलाम का जो कांसेप्ट है उसको लेके आप पकड़िए कि इसको क्यों महत्व दिया जा रहा है। उसके पीछे का कारण इमीडिएट एग्जांपल आपको मिलेगा इन द केस ऑफ ट्रांजिशनिंग आफ्टर द कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आरम शाह वाज अक्यूज्ड ऑफ लिविंग अ वेरी डिबॉच लाइफस्टाइल एंड काइंड ऑफ वेरी इनएफिशिएंट एज वेल, कि भाई यार ये बंदा जो है कोई काम का नहीं है सर, है ना। और नोबिलिटी को लग रहा था कि हम डिसाइड करेंगे वो राजा बनना चाहिए, ना कि संतान बनना चाहिए जो मोनार्की हेरिडिटरी के ऊपर चल रहा है। एंड दिस इज हाउ अल्तुतमिश वाज आस्क्ड टू टेक द कंट्रोल ऑफ लाहौर एंड दिल्ली सर। एंड इस तरह से यू विल फाइंड कि अल्तुतमिश ने विद्रोह करवाया, एंड फिर उसके बाद वो पावर के ऊपर आ गया सर। अब अल्तुतमिश पावर के ऊपर आया, किसकी मदद से आया होता है, नोबल्स की मदद से सर। तो क्या नोबल्स किंग मेकर के रूप में आया कि नहीं आया सर। अब अल्तुतमिश नोबल्स की मदद से पावर के ऊपर आया है, मंत्रियों की मदद से, जागीरदारों की मदद से, लैंडलॉर्ड्स की मदद से, रिलीजियस
जो उलेमास हुआ करते थे उनकी मदद से, तो क्या अल्तुतमिश उनको उनको खुश रखने के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा सर? डोंट यू सी दैट अल्तुतमिश विल बी वर्किंग टू लेजिटिमाइज हिज रूल सर? समझे आप लोग, ठीक है? तो यू विल फाइंड इस तरह से अल्तुतमिश की शुरुआत हुई एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि अल्तुतमिश विल कम टू पावर और वो अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा सर। समझे आप लोग, ठीक है? तो पहले अल्तुतमिश की आपको कहानी पता होनी चाहिए कि ये कहानी कैसे चलती है। ये कहानी चलती है मोनार्की वर्सेस नोबिलिटी के कांसेप्ट में। ये कहानी चलती है सन वर्सेस स्लेव्स के कांसेप्ट में सर, है ना? डोंट रीड हिस्ट्री फ्रॉम द इवेंट साइड, रीड हिस्ट्री फ्रॉम द थीम साइड। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भविष्य के ये 2 प्रश्न आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे सर। एनालाइज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मोनार्की एंड नोबिलिटी इन द दिल्ली सल्तनत एंड हाउ द नोबिलिटी वाज कंट्रोलिंग मोनार्की, और इज इट द मोनार्की वाज कंट्रोलिंग द नोबिलिटी सर, है ना? ये थीम है आपकी। ये कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिलेगी सर। समझे कि नहीं समझे, है ना? ये प्रश्न होना ही चाहिए आपको। ये मुगल्स में भी आपको दिखेगा, इवन आज भी दिखता है सर, इवन आज की डेमोक्रेसी में भी दिखता है सर, है ना? जब कोलिशन वाली गवर्नमेंट आती है ना, कोलिशन वाली गवर्नमेंट मतलब बहुसंख्यीय पार्टी जब सरकार में अपने मंत्रियों को बिठाएगी सर, तो सबके सब मंत्री कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? बोले हम कौन से मंत्री, हमको भी नहीं पता है सर, ठीक है? समझे? तो ठीक है, नाम देना उचित नहीं रहेगा, पर आपको समझ में आ जाएगा कि नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की का कांसेप्ट बहुत दिखेगा। और जब स्ट्रांग मोनार्क आएगा तो इन स्पाइट ऑफ कोलिशन बेस्ड गवर्नमेंट, मोनार्क नोबल्स की बोलती बंद करवा देगा सर। समझे, है ना? मोनार्क नोबल को कह देगा कि तुम्हारी फाइलें बाइलें सब कुछ मेरे थ्रू ही जानी चाहिए। तुम कौन सी फॉरेन ट्रिप पे जाओगे, कहाँ नहीं जाओगे, ये सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा सर। समझे कि नहीं समझे, है ना? इवन इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क यू विल फाइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट टेक्स प्लेस सर। समझे? चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि यार ये थीम है सर, है ना? ये थीम से प्रश्न बनेंगे, ना कि इवेंट से बनेंगे सर। आप एक्चुअली आप इवेंट्स को रट्टा मारते दिल्ली सल्तनत में, उसमें थीम ही याद रखनी है। प्रश्न भले माइक्रो लेवल के ऊपर आएगा, पर थीमेटिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आरम शाह वाज नॉट लाइकन बाय दी नोबल्स एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन यू विल फाइंड कि नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की का फर्स्ट फेज शुरू होगा सर। तो जब मैं दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करूंगा ना, या आपकी ये कंसोलिडेशन को कंप्लीट करूंगा, तो कंसोलिडेशन में फिर से आपको रिवाइज करवा दूंगा अलग अलग राजाओं में क्या हुआ था सर। पर इसका पहला फेज यहाँ से आपको देखने को मिलता है, जहाँ आरम शाह को टॉपल करवाया गया बाय द नोबल्स एंड इसी बेसिस के ऊपर से सन वर्सेस स्लेव के अंदर से स्लेव्स को लेजिटिमाइज किया गया, ना कि सन को सर। समझे आप लोग, ठीक है? ये कंटिन्यू होगा रजिया के समय पे भी, जहां रजिया के साथ भी यही होगा कि हेयर अपेरेंट या लीगल सक्सेसर या बायोलॉजिकल सक्सेसर की जगह फिर से गुलाम को बिठाया जाएगा सर, है ना? समझे आप लोग? ये चीज मिलती रहेगी। बलबन इसी तरह के ऊपर तो पावर के ऊपर है ना सर, ठीक है? तो यू नीड टू सी दिस फ्रॉम द थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू सर, है ना? अब अल्तुतमिश के अंदर ऐसा तो क्या था, व्हाई ही हैड एक्चुअली so much of authority and why he was invited from Bihar? There were multiple nobles who could have actually assumed the authority of Lahore and Delhi, and other nobles would have actually captured, है ना? समझे नहीं समझे? पर अल्तुतमिश के साथ ये हुआ कि इसको जब खरीदा गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसने जिस तरह से अपने एक्यूमेंट को प्रूव किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इसके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट किया था, और वहां तक ट्रस्ट किया था कि अपनी बेटी की शादी भी करवा दी थी सर। तो इसका जमाई भी हुआ करता था सर। समझे आप लोग, ठीक है? कभी कभी आप देखोगे तो गुलाम जमाई के रूप में होगा, कभी कभी गुलाम अपनी बेटी की शादी सुल्तान के साथ करवा देगा सर, है ना? उल्टा भी होगा सर, सुल्तान गुलाम का जमाई बन जाएगा सर, ठीक है? सो इन द केस ऑफ बलबन, बलबन अपनी बेटी की शादी सुल्तान के साथ करवा देता है, मतलब गुलाम था, बलबन वाज अ स्लेव सर, ठीक है? एंड बलबन ने अपनी बेटी की शादी नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ करवा दी सर, ठीक है? यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशंस यहाँ पे आपको दिल्ली कहते हैं पावर कंसोलिडेशन को लेके कर रहे हैं सर, ठीक है? तो आपको ये सवाल होना चाहिए कि यार ये व्यक्ति इनफैक्ट नोबल्स के रूप में इसको क्यों चुना जाता है? उसके पीछे का कारण ये था कि इस व्यक्ति ने इनफैक्ट, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी के साथ शादी की थी सर, और ये इल्बारी वंश है, और उस टाइम पे 1 लाख जितल के बाद इसको खरीदा गया था। जितल का मतलब बेसिकली आप समझने की कोशिश करिए, कॉपर के कॉइन्स थे। 1 लाख सिक्के का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू बहुत हुआ होगी जब बाजार में इसको उठाया गया होगा सर। समझे कि नहीं समझे, है ना? एंड इसके अंदर उतनी स्किल्स थी, इसके लिए उसको 1 लाख कॉइन्स दिए गए, वरना कौन देता है सर? गुलामों को खरीदने के लिए नो डाउट वहाँ पे ऑक्शनिंग होती थी, ऑक्शनिंग समझ में आता है, बिडिंग होती थी सर, ठीक है? तो तेजी मंदी चल जाती थी थोड़ी बहुत, बट इतना बड़ा आंकड़ा आपको मिलता है, ये चीज़ दर्शाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इसके अंदर कुछ देखा होगा सर। समझे आप लोग, ठीक है? गेटिंग अ पॉइंट। लॉट टू स्लेव्स, यही तो खासियत है बेटा, स्लेव्स के अंदर उतनी स्किल्स थी, जब राजा उसको 1 लाख सोने के या तांबे के सिक्के देके खरीद रहा है, उसका मतलब ये है कि कुछ तो देखा होगा ना उसको सर। ही कुड हैव सीन द मेरिट, ही कुड हैव सीन द टैलेंट सर, है ना? तो यू विल फाइंड कि ये स्लेव्स पढ़े लिखे भी हुआ करते थे, ये स्लेव्स के पास वॉरक्राफ्ट की भी स्किल्स थी, ये स्लेव्स के पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी हुआ करती थी सर। और उस टाइम पे अलग-अलग प्रकार की अग्नि परीक्षा ली जाती थी, मल्टीपल टेस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट वर बीइंग डन सर, है ना? एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस यू विल फाइंड कि स्लेव अपनी काबिलियत से आगे आया, और जब सुल्तान का ट्रस्ट जीता तो सुल्तान ने कहा कि यार ये तो मेरा जमाई के लायक है सर, क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारे लक्षण तो ठीक नहीं है सर। समझे कि नहीं समझे, ना? सुल्तान न्यू दैट कि उसके बेटे के लक्षण तो उसको ठीक नहीं लग रहे थे, तो बोले मेरा जो साम्राज्य है, इतनी बड़ी जागीर वागीर है, वो किसको छोड़ के जाऊंगा सर? समझे आप लोग, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग मल्टीपल नोबिलिटी क्लास, बहुत सारे नोबल्स का क्लास अवेलेबल था, उसकी जगह इल्तुतमिश को ही बुला गया, बोले तुम आओ सर, यू कम टू दिल्ली, यू कम टू लाहौर एंड यू अज्यूम पावर। ये आमिर शिकार था एक टाइम के ऊपर। आमिर शिकार समझ में आता है सर? राजा हंटिंग के लिए जाता था ना, लॉर्ड ऑफ द हंट कहते हैं उसको सर, है ना? तो राजा हंटिंग के लिए जाता था, तो इसको लेके जाता था, और ये शिकार करने में बहुत मदद करता था। हंटिंग एक्चुअली आप देखिए तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, है ना? आपको जंगल में जाना है, रास्तों को ट्रैक करना है, एनिमल्स को स्पॉट करना है, स्पॉटिंग ऑफ एनिमल्स इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना? और ऐसा कहा जाता है कि आप जानवर के ऊपर अपना वो है कंट्रोल पा पाते हो, वंस यू एक्चुअली इनफैक्ट कंट्रोल एन एनिमल, तो यू विल बी एबल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन सर, है ना? समझे? आप जानवर को कंट्रोल कर पाओगे तो आप इंसानों को तो आराम से कंट्रोल, जानवर ज़्यादा वाइल्ड होते हैं ना सर। समझे कि नहीं समझे, है ना? चलिए, तो यू नीड टू सी कि अल्तुतमिश को चूज किया गया है सर, ही वाज द चूजन वन सर। समझे कि नहीं समझे? मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये चूजन वन का कांसेप्ट नोबिलिटी के द्वारा आ रहा है, और ये नोबिलिटी है जो सन और स्लेव्स के बीच में जब डिसाइड करना था, तो स्लेव को ज्यादा आइडेंटिफाई कर रही है, कह रही है कि इसको आगे लेके आओ रेदर देन द सन। तो अभी भी नोबिलिटी का प्रभाव था, और नोबिलिटी में आप देखिएगा कि गुलाम को आगे लाने की बात की जा रही है, एंड यू विल फाइंड कि ये बंदा जब पावर के ऊपर आएगा, अब इसको समझ में आ गया कि यार नाउ आई एम इन पावर, आई नीड टू लेजिटिमाइज माई सेल्फ, आई नीड टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ, आई नीड टू कंसोलिडेट माई सेल्फ। अब ये कैसे करेगा सर? तो घुमा फिरा के वही कहानी जिसके थ्रू ये पावर के ऊपर आया है, उनको ये और आइडेंटिफाई करेगा और कहेगा कि तू मेरा भाई है। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले व्हेन वी विल सी, जब ये पावर के ऊपर आया तो काफी सारे लोगों ने कहा कि ये तो असर पर है, काइंड ऑफ अ पर्सन जिसने सत्ता हथिया ली है सर, और इसके ऊपर आरोप लगा कि ही इज अ पर्सन, ये बहरूपिया बन के आया एंड ही हैज कैप्चर्ड पावर सर, ठीक है? इसने कहा कि देखिए मैं असर पर नहीं हूँ,
उस टाइम पे जो पॉलिटिकल सिस्टम थी उसमें कोई भी प्रकार की हायरार्की फॉलो नहीं होती थी। उसमें राजा ना सार्वभौमिक था, ना ही कोई हेरिडिटरी लाइन ऑफ सक्सेशन थी सर। मुझे तो अपने नोबल्स के द्वारा बोला गया था सर, है ना कि ना मैं यहाँ आया हूँ सर, है ना मुझे बुलाया है सर, ठीक है ना। तो मुझे तो यहाँ अपने मंत्रियों ने कहा है कि भाई आप आइए, तो आई हैव द राइट टू कन्क्वेस्ट, है ना, मेरे पास यहाँ पे राइट टू कन्क्वेस्ट है ना। दूसरी पॉइंट आप समझने की कोशिश करिए, ये बहुत स्मार्ट था। ये जैसे ही दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठता है, क्योंकि इसने कैपिटल को दिल्ली में शिफ्ट किया, उसके दूसरे दिन इनफैक्ट ये बगदाद के खलीफा को एक मैसेज भेजता है और कहता है कि देखो सर, मैं इंडिपेंडेंट शासक के रूप में नहीं हूँ, मैं तो आपके लेफ्टिनेंट के रूप में काम कर रहा हूँ, आप जो कहोगे उस हिसाब से कार्य रहेगा। खलीफा खुश हो गया, बोले क्या बात कर रहे हो, सच्ची में सर, मैं तो आपको ज़्यादा पहचानता नहीं हूँ, पर आपने मेरा नाम लिया है तो मैं आपको एक लीगल लेटर लिख के दे देता हूँ कि भाई तुम मेरे लेफ्टिनेंट हो कल से सर, है ना। तो आप देखिए कि कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना सर, है ना, गुरुजी कहते हैं ना सर, ठीक है। उसकी शुरुआत आपको यहाँ से दिखेगी सर। एंड दिस इज हाउ द कंसोलिडेशन एंड द लेजिटिमाइजेशन वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय अल्तुतमिश। अब आप देखिए, यू नीड टू सी कि अब पूरी हालत बदल गई सर। कुतुबुद्दीन ऐबक अभी तो मर गया सर, वो सूफी संतों के थ्रू लेजिटिमाइज करवा रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मॉस्क बिल्डिंग की शुरुआत की। इसने कहा कि ये सब बात की बात है सर, मैं जब करना है तब करूंगा सर, ठीक। पहले लेजिटिमाइज करना है मुझे अपने आप को, तो मैं ऐसे पावर से लेजिटिमाइज करूंगा जो मेरा इक्विवेलेंट का ना हो या मेरे नीचे ना हो, मेरे ऊपर होना चाहिए, जो सबके ऊपर बैठना चाहिए सर। और एक बार मैं इनके द्वारा लेजिटिमेसी पा लूं तो मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ टेन्योर भी मिलेगा, मुझे सिक्योरिटी भी मिलेगी, और मेरे सामने बगावत अगर होगी तो मैं कहूंगा कि देखो मुझे आर्टिकल 310, 311, 312 के द्वारा ऐसे संवैधानिक प्रोटेक्शन दिया गया है जहां पे लिखा गया है कि आई कैन नॉट बी डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस एंड आई कैन ओनली बी डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस फ्रॉम द पर्सन हु हैज अपॉइंटेड मी सर। सिंपल चीज है ना सर, ठीक है, दैट्स वेरी क्लियर कट सर। इसने कहा कि मेरी अपॉइंटमेंट नोबल्स ने की है, पर उसके ऊपर थप्पा मारा है नोबल्स के द्वारा नहीं, पर खलीफा के द्वारा मारा। खलीफा वाज द सुज़ेरेन, और आई कैन से द पर्सन, द स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड इन द मिडिवल एरा। ये 19th सेंचुरी तक मिलेगा जब खिलाफत मूवमेंट आपको मिलता है सर। सही की गलत सर? अब सवाल ये आता है कि जब ये व्यक्ति अपने आप को खलीफा के द्वारा लेजिटिमाइज करवा दिया, तो इससे उसकी लेजिटिमेसी में फायदा होगा कि नहीं होगा सर? क्या इसके सामने बगावत होने के चांसेस है टाइम बीइंग तक? तो ये देख रहा है कि अगर मेरे सामने बगावत की मतलब ये है कि आप खलीफा के सामने बगावत कर रहे हो, यू आर एक्चुअली रिवोल्टिंग अगेंस्ट द इस्लामिक हेड, है ना, द स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ द इस्लाम ऑफ द वर्ल्ड। सो इनडायरेक्टली ही इज गिविंग अ मैसेज टू द मासेस। बोले चैरिटी वेरिटी दूर की बात है, चैरिटी में कितने लोग खुश होंगे? किसी को आईफोन दिया मैंने, आपको एक को 64 जीबी वाला मिल गया, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को 1 टीबी वाला मिले, उसने बगावत कर दी, लाख बख्श था ना। लाख बख्श में प्रॉब्लम ये हो रही, किसी को प्रो मैक्स मिला, किसी को मिनी मिल गया, मिनी वाला कह रहा है कि मेरे को प्रो मैक्स चाहिए था सर। अरे मिला तो सही ना, बोले नहीं दिस इज नॉट राइट। बोले इससे अच्छा तो आइडियोलॉजिकल कॉन्क्वेस्ट करो सर। आप उनको कितना भी चैरिटी वेरिटी के थ्रू खुश करोगे, कुछ मैटर नहीं करेगा सर, है ना। आइडियोलॉजिकली उसको प्रभाव में लाओ, आइडियोलॉजिकल कॉन्क्वेस्ट में ये सबसे बड़ा टूल था। तो पहले दिन आके भाई साहब ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया सर, दिमाग से खेल रहा है सर, और कहा कि भाई देखो मैं नहीं हूँ, मुझे तो अधिकारियों ने बोला था, नोबल्स ने बोला था। पॉलिटिकली इनफैक्ट इसने अपने आप को लेजिटिमाइज कर दिया। लेजिटिमाइज वैसे किया जहां उसने ये ध्यान रखा कि वो एक ऐसी अथॉरिटी से अपने पावर को डिराइव करे जो भारत में था ही नहीं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर से अपनी लेजिटिमेसी को डिराइव कर रहा है सर, क्योंकि खलीफा तो कहीं बाहर का था ना सर। और एक्सटर्नल सोर्स से पावर को डिराइव करने के साथ साथ एक डर का माहौल भी बना रहा है सर, ठीक है, समझे नहीं समझे? तो यू नीड टू सी दिस पॉइंट, है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि अल्तुतमिश ने जो कार्य किया है वो कार्य फिर बलबन आगे कंटिन्यू करता है। खलीफा के मरने के बाद भी बलबन उसके नाम का खुतबा पढ़ा था। बलबन अपने आप को जिले इलाही कहता है ना सर, ठीक है। तो इवन आफ्टर द डेथ ऑफ खलीफा, खलीफा वाज नॉट अलाइव, बलबन कहता है कि मैं तो इनका सेवक हूं। अरे भाई वो चल बस, नहीं मैं तो भी उनका सेवक हूं, ठीक है। और फिर खिलजी आया, खिलजी कहता है कि मैं खुद ही खलीफा हूं सर, गेटिंग पॉइंट। और ऐसा खलीफा में बुर्ज खलीफा से बड़ा खलीफा हूं सर, ठीक है। तो यू विल सी दैट हाउ दे आर ट्राइंग टू लेजिटिमाइज, दे वेरी स्मार्ट पीपल सर, बहुत स्मार्ट लोग हैं सर, आप इनको कभी पढ़ोगे मिडिवल में इतना मजा आएगी ना आपको सर। वो दीवन प्रियदर्शी वाला कांसेप्ट है। अशोक कहता था, बोले मैं प्रियदर्शी हूं, अशोक यूज्ड टू से ना, कनिष्क अपना देवपुत्र कहता है सर। ये कहता है कि मैं खलीफा से पावर लेके आऊं, एक्सटर्नल सोर्स। भारत के लोगों ने खलीफा को देखा था, क्या हिंदुस्तानी मुसलमानों ने देखा था, क्या तुरानी मुसलमानों ने देखा था, टर्किश मुसलमानों ने देखा था, अफगान्स ने देखा था, सबने तो नहीं देखा था सर। लोगों को क्या था, बोले खलीफा का सेवक है। और खलीफा के नाम का एक खुतबा पढ़वा दिया था, खुतबा मतलब एक लेटर पढ़वाया था, एड्रेस किया था, मंसूर कहते हैं उसको, एक रॉयल ऑर्डर निकलवा के आया था सर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? आप कभी कभी जाओगे ना कुछ कुछ बिजनेसमैन के ऑफिस में, तो आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स और मेडल्स दिखेंगे, ऑफिस ऑफिस में पीछे लगे होते हैं, सरकारी ऑफिस में कभी कभी ऑफिशियल्स। आप कभी वो सर्टिफिकेट को पढ़िएगा सर, आपको दूर से दिखेगा भाई इसके पास इतने सारे सर्टिफिकेट है। मैं किसी के ऑफिस में गया था 2 साल पहले, प्राइवेट मतलब वो बिजनेस करता है सर वो बंदा, उसके पास इतने सारे सर्टिफिकेट, बोला इतने सारे अवार्ड और सर्टिफिकेट मिले उसको सर। फिर मैं देख रहा था, मैं कहाँ कहाँ के सर्टिफिकेट मिले देखने दो, दीवार के ऊपर चिपकाए थे, तो मैं वेट कर रहा था लाउंज में, लाउंज मतलब रिसेप्शन एरिया, तो वहाँ पे चिपकाया था। बाहर से कोई भी आएगा तो आपका वेलकम विजिटर वो इंप्रेस हो जाएगा, बोले भाई साहब क्या कंपनी बनाई है इसने सर, ठीक। और ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट का नाम ऐसी कंपनीज के द्वारा उसको वो है ना कि अवार्ड मिला था जिसका नाम ना सुना हो आपने सर, ठीक, समझे? और मैंने देखा, बोला ये कहाँ का है सर, है ना। तो देन आई रियलाइज, मैंने बोला ये सब कुछ है ना गेम है सर, ठीक है ना, अपने आप को लेजिटिमाइज करने की, अपने विजिटर्स आपके ऑफिस में जो आ रहे हैं उनको अपने प्रभाव में लाने की। वो मेरे को चिपका रहा था, एक दो स्कीम चिपका रहा था, बोले आप ये करिए इन्वेस्टमेंट, ये वो फलानी में। मैंने बोला ठीक है भाई चलिए मैं चलता हूँ सर, चाय बाय पिलाई आपने, खूब खूब आपका शुक्रिया सर। खैर, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको ये चीज़ बहुत बार दिखेगी, और इन चीज़ों के बेसिस के ऊपर से यू विल फाइंड कि अल्तुतमिश अपने आप को पावर के ऊपर लाता है सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे? अब प्रॉब्लम क्या था अल्तुतमिश के ऊपर? अल्तुतमिश जो पावर के ऊपर आया, तो यू विल फाइंड कि फिर से एक्सटर्नल थ्रेट बढ़नी शुरू हो जाती है। वो देख रहा है कि यल्डोस जो गजनी का शासक था, उसने अपने आप को फिर से असर्ट करने की शुरुआत की थी। उसने कहा था कि मैं इस बार तो छोड़ूंगा नहीं आपको, ऐबक ने हमारे साथ गुस्ताखी की थी, अब आप तो खत्म हो गए सर, ठीक है ना। कबचा मैंने आपको बताया जो मुल्तान में बैठा हुआ था, इसने भी कह दिया कि भाई मैं भी नहीं छोड़ूंगा, है ना, ऐबक ने हमारे साथ गुस्ताखी थी। गौड़ प्रदेश अली मर्दान जो बख्तियार खिलजी के बाद पावर के ऊपर आता है और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी के रूप में असर्ट करवा रहा है, ये भी कह रहा है कि बेटा अल्तुतमिश मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ सर। तो जो चीज़ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करने की शुरुआत की थी पॉलिटिकली, वो चीज़ तो खत्म हो जाती है सर, समझे कि नहीं समझे? गेटिंग एंड यू विल फाइंड कि एक ऐसी सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखेगी जहाँ पे पॉलिटिकली जो थोड़ा बहुत एस्टैब्लिशमेंट ऐबक ने किया था वो सब रिवर्स हो गया। रिवर्स होने का मतलब समझे कि नहीं समझे ना, सब कुछ चीज़ें बदल जाती है सर, ठीक है।
एक ऐसी स्थिति थी जहां उसको लग रहा था कि लाहौर अब यहाँ पे सेफगार्ड के रूप में मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि लाहौर के आजू-बाजू में जिस तरह का थ्रेट है बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और इसके लिए वो लाहौर से दिल्ली की तरफ आ गया। उसने कहा कि मैं यहाँ परमानेंटली रहूँगा रेदर देन हैविंग 2 कैंटोनमेंट्स, ड्रेनिंग माय रिसोर्सेज, फोकसिंग ऑन वन एरिया। और प्रॉब्लम ये था कि नॉर्थ इंडिया के जो राजपूत किंग्स थे वो भी अपने आप को लिफ्ट अप कर रहे थे। ये भी कह रहे हैं कि वी विल आल्सो फाइट सर। दोआब वाले रीजन में आप देखोगे तो जमींदार और बहुत सारे आपके लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो भी कह रहे हैं कि विल नॉट असर्ट एंड विल नॉट एक्सेप्ट द रूल ऑफ द सुल्तान्स। और इस पीरियड में मंगोलों का भी खतरा होना शुरू हो गया था, क्योंकि चंगेज खान कह रहा है कि मैं भी आऊँगा भारत में। तो एक ऐसी कंडीशन थी जहाँ पे इल्तुतमिश पावर के ऊपर आया तो एवरीथिंग वाज रिवर्स्ड। रिवर्स का मतलब है कि जो चीज़ कुतुबुद्दीन ऐबक ने थोड़ा बहुत किया था, वो सब कुछ उल्टा हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? कि भरत ने लिखा है कि आरम शाह जब शासक के रूप में था, तो आरम शाह कुछ उखाड़ नहीं पाया, और जब कमजोर राजा होता है तो ऑब्वियस था कि भई वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा एंड एवरीथिंग गॉट चेंज सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो एक ऐसी सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखेगी जहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को हटाने के बाद या उसकी मृत्यु के बाद और आरम शाह को हटाने के बाद जब इल्तुतमिश आया, तो इल्तुतमिश को समझ में आया कि जीवन में कोहरा ही कोहरा है। एक-एक करके इल्तुतमिश को इन सबको टैकल करना था। अब इन सबको टैकल करने के लिए पैसा भी चाहिए, सेना भी चाहिए, और सबसे ज़्यादा सेना के अंदर विश्वास चाहिए सर, है ना? यू नीड टू हैव द ट्रस्ट इनटू द आर्म्ड फोर्सेस एंड द नोबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। जब तक वो नहीं होगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इल्तुतमिश को ये पता है कि मेरे नोबल्स के द्वारा ही मैं पावर के ऊपर आया हूँ, और मेरे नोबल्स के द्वारा मैं पावर के ऊपर आया हूँ, तो मुझे उनकी सपोर्ट से ही ये सब चीज़ों को एक्वायर करना पड़ेगा और उसको फिर से रिकंसोलिडेट करना पड़ेगा। सही कि गलत सर? तो इल्तुतमिश ने जो इक्ता सिस्टम शुरू तो अरब्स के समय से थोड़ा हुआ था, फिर मोहम्मद गोरी के समय पे बहुत एक्सपांड हुआ, और इल्तुतमिश तक आते-आते इल्तुतमिश ने कहा कि भई जिन-जिन नोबल्स ने मेरी मदद की है, उन सबको मैं अच्छी-अच्छी जगह के ऊपर इक्ता दे दूँगा। अब इक्ता था क्या सर? ठीक है। तो इक्ता वाज़ काइंड ऑफ अ लैंड ग्रांट दैट वाज़ गिवन टू एन ऑफिशियल और नोबल, उसको इक्तेदार कहा गया था। इनको कहा गया था कि आप वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे सर, आप वहाँ पे मिलिट्री को कंसोलिडेट करेंगे, ज़रूरत पड़ने के ऊपर राजा जो है, ये राजा को अपनी सेना के साथ जाओगे और राजा को मदद करोगे लड़ाई के अंदर सर। समझे कि नहीं समझे? ये जो इक्तेदार हुआ करते थे, द नोबल्स हू वर गिवन द इक्तास, इनको कहा गया था कि आप वहाँ से सैलरी के रूप में या लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करोगे। ये लैंड रेवेन्यू अपने खुद के लिए भी कलेक्ट करोगे, आपके नीचे जो फौज आएगी उसके लिए भी कलेक्ट करोगे, और अपना खर्चा पानी और कमीशन निकालने के बाद जो सरप्लस पैसा है वो राजा की तिजोरी में जमा करोगे सर। सो यू आर सपोज्ड टू एक्चुअली डिपॉजिट द मनी, सरप्लस मनी इन द फॉर्म ऑफ द इक्ता सिस्टम इनटू द किंग सर, है ना? किंग की ट्रेजरी के अंदर सर। सादी भाषा में आप समझिए सर, ठीक है? इन सब के बेसिस के ऊपर से इल्तुतमिश ने ये इक्ता सिस्टम को पहले रीऑर्गेनाइज करवा दिया, द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट के अंदर, समझे आप लोग? और कहा कि जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस है अपने नोबल्स को, जिसके थ्रू ये पावर के ऊपर आया था, उन सबको अच्छी-अच्छी जगह पे लैंड ग्रांट्स दे दी सर। समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट? तो इक्ता सिस्टम के अंतर्गत आपको पता चलेगा कि राजा ने यहाँ पे नोबल्स को काफ़ी सारा फ़ायदा पहुँचाया। 2 फ़ायदा हुआ सर इमीडिएटली, जहाँ-जहाँ विद्रोह होने की शक्यता थी, वहाँ पे इक्तेदारों की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी कि जाके पहले सप्रेस करना है सर। इक्तेदार ही थे जो राजा के लिए पैसा कलेक्ट कर रहे थे सर, और खर्चा पानी निकाल के अपने सैनिकों की सैलरी कंक्लूड करने के बाद बाकी सारे राजा को पैसा दे देते थे सर। इक्ता सिस्टम के तहत इनके पास हेरिडिटी राइट्स तो थे नहीं, तो दे वर मोर ऑफ ऑफिशियल्स और फंक्शनरीज सर। ज़रूर पड़ने के ऊपर राजा अगर आप देखोगे तो इक्ता को हटा देगा या नोबल्स को हटा देगा, बोले चलो निकलो तुम यहाँ से सर। और इसके बेसिस के ऊपर से राजा ने इनफैक्ट ऐसे-ऐसे लोगों को इक्ता दिया जो उसके बहुत ही खास लोग थे। तो इल्तुतमिश ने देखा कि मेरी नोबिलिटी में 2 प्रकार के लोग हैं, एक टर्किश नोबल्स है, एक नॉन टर्किश नोबल्स। वो देख रहा है कि नॉन टर्किश लोगों ने मेरा विरोध बहुत किया था जब मैं पावर के ऊपर आया सर। वो ये भी देख रहा है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी चल रही है सर। तो डिवाइड एंड रूल के बेसिस के ऊपर से अगर आप समझिए, उसने अपनी नोबिलिटी को आइडेंटिफाई किया। उसने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे हमेशा वफादार हैं, बोले इनको अच्छी जगह के ऊपर इक्ता दे दो, इनको अच्छी जगह के ऊपर मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में ला दो, और इसी के अंदर से उसने टोटल 40 लोगों को पकड़ा। इसी को ही चालीसा सिस्टम कहते हैं। ये चालीसा सिस्टम ही थी जिसके थ्रू इल्तुतमिश आप देखिए तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल कंसोलिडेशन करेगा एंड ही विल बी काउंटरिंग द थ्रेट्स। काउंटरिंग द थ्रेट्स का मतलब है कि बाकी सारे जो एरियाज थे और बाकी सारे जो इश्यूज थे उसको टैकल कर रहा है सर। कैसे करेगा सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो उसने देखा कि टर्किश नोबिलिटी के तहत इनफैक्ट सुल्तान को एट टाइम्स एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, क्योंकि मैंने आपको बताया मोनार्की वर्सेस सुल्तान का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। जितने भी नोबल्स हुआ करते थे, ये नोबल्स कहते थे कि वी आर द पावर शेयरर्स। हम यहाँ पे राजा को बनाते हैं, हम राजा को बिगाड़ेंगे, हम राजा को डिस्ट्रॉय कर देंगे सर। इल्तुतमिश देख रहा है कि भारत में अलग-अलग प्रकार के नोबल्स बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो घुरी के रिलेटिव्स हैं, घुरी के ब्लड रिलेटिव्स थे सर। कुछ ऐसे लोग थे जो ताजिक ओरिजिन से बिलॉन्ग करते थे सर, और ये भारत में आए होते जब घुरी का आक्रमण हुआ। ये भी देख रहा है कि कुछ-कुछ टर्किश लोग थे जो स्लेव के रूप में थे सर, है ना? इल्तुतमिश देख रहा है कि यार यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम होगा और ये सब मेरे सामने विद्रोह कर देंगे, विदेशी आक्रमण हो रहा है। उसने इनमें से ही कुछ-कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया और कहा कि आप मेरे अंडर में आ जाइए, और टोटल 40 लोग थे सर। और इस आइडेंटिटी के बेसिस के ऊपर से यू विल फाइंड उसने अपने खुद की एक नई नोबिलिटी की हेरिटेज और एक लीनियंस क्या कहते हैं कि लीनियरिटी को डेवलप किया, और इनको इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बिठा दिया, मिनिस्टर्स के रूप में, इक्तेदार के रूप में, और कहा कि लड़ो। स्मार्टनेस है ना सर? स्मार्टनेस है ना सर? इसके बेसिस के ऊपर से एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी, और एक ऐसी गवर्नमेंट जो यूनिफाइड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है। तो इल्तुतमिश को पता है कि अगर मैं नोबल्स के सामने लड़ूंगा तो मेरे जो बाहरी आक्रमण हो रहे थे या इंटरनल और भी एरिया में प्रॉब्लम थे वो सब के अंदर मैं फंस जाऊंगा, या मंगोल मार देंगे, या कुब्जा आ जाएगा, या यहाँ पे राजपूत राजा विद्रोह कर देंगे सर। एवरीथिंग विल टेक प्लेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस डोमिनेट करेगी, और फिर इवेंचुअली फिर हम कुछ नहीं कर पाए। इसके लिए इसने 40 लोगों को चूज किया, और ये 40 लोग ऐसे लोग के रूप में लाए जहां पे उसने कहा कि आप मेरे सबसे खासम खास हो, है ना? खैर ये 40 का हमको डिटेल नहीं मिलता है, पर कुछ 22 24 25 लोगों के नाम बहुत सारी किताबों में अलग अलग सोर्सेज में लिखे गए हैं। बट यू विल फाइंड कि देयर विल बी अराउंड 40 पीपल। इसी को ही तुज़ुक चहलगामी के रूप में भी कहते हैं, या चालीसा सिस्टम के रूप में पहचानते हैं। और इसी बेसिस के ऊपर से ऐसे कोई भी लोग जो इल्तुतमिश के सामने बगावत करेंगे, उसकी पिटाई कर देंगे सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और इसी बेसिस के ऊपर से यू विल फाइंड कि ये जो चालीसा सिस्टम थी, ये चालीसा सिस्टम की मदद से एक पूरी की पूरी सिस्टम को क्रिएट किया गया। ये सिस्टम के द्वारा डिवाइड एंड रूल हुआ, और यही सिस्टम के हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश करिए कि जो फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन है, उसको मदद मिलती है सर। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि व्हाट इज चालीसा, और चालीसा के तहत ये 40 लोग कौन थे? तो ये चालीसा के तहत अगर आप देखिए तो इल्तुतमिश ने अलग-अलग प्रकार के, यू फाइंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोबल्स को उसने अपॉइंट किया था। इसमें ताजिक ओरिजिन के लोग भी थे,
इसमें टर्किश ओरिजिन के लोग भी थे सर, है ना? उसको जिनमें अच्छी-अच्छी खास चीज़ें लगती थी उनको अपॉइंट करवा रहा था सर। अब ये चालीसा सिस्टम ही थी जो इल्तुतमिश को तो लेजिटिमाइज़ करती है और यही चालीसा सिस्टम फिर इल्तुतमिश के बाद इतनी पावरफुल हो जाएगी तो मोनार्क को डिस्ट्रॉय कर देगी। दिस विल हैपन इन द केस ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज, दिस विल हैपन इन द केस ऑफ द रज़िया सुल्तान, दिस विल हैपन इन द केस ऑफ नसीरुद्दीन महमूद एंड फिर बलबन आया। अब आपको सवाल ये आएगा कि बलबन था कौन सर? तो बलबन ये 40 का ही पार्ट था, समझे कि नहीं समझे? यू विल फाइंड कि बलबन जब आता है पावर के ऊपर, कल हम लोग डिस्कस करेंगे ये चालीसा सिस्टम से ही, तो इसने जो चालीसा सिस्टम बनाई है टू कंसोलिडेट द अथॉरिटी सर, ये चालीसा सिस्टम इतनी डोमिनेट करेगी, तो मैंने आपको बताया कि जो नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की का कांसेप्ट था, उसमें मोनार्क को खाने की शुरुआत कर देते हैं। इल्तुतमिश ने इंटेंशन क्या रखा था? बोले ये मेरे खासम खास होंगे, ये मेरे को लेजिटिमाइज़ करेंगे, ये मैं इनको बेसिकली है ना पूरे सिस्टम के तहत रखूँगा, बाकी सारे नोबल्स को खत्म करवा दूँगा, डिवाइड एंड रूल करूँगा। आखिर में ये हुआ कि ये नोबल्स मोनार्की को खा जाता है सर। और ये खाने की शुरुआत आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश आपको दिखेगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इल्तुतमिश में चालीसा सिस्टम के ऊपर और सर। एंड यू विल फाइंड कि पहले फिरोज को मारा गया, नोबल्स के द्वारा ही ये किया गया। रज़िया को उठाया गया नोबल्स के द्वारा। इनफैक्ट बहरम और अलाउद्दीन भी इनडायरेक्टली नोबिलिटी के कारण ही चक्कर में आ जाते हैं। नसीरुद्दीन महमूद तक आपको ये चालीसा इतनी डोमिनेटिंग दिखेगी क्योंकि बलबन इनमें से ही एक था सर। अब आप देखिए, जो व्यक्ति ये चालीसा सिस्टम के तहत अपने आप को सुल्तान बनाता है, नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की में जीता कौन? हू वर एक्चुअली विनिंग, है ना? द नोबल्स वर विनिंग। व्हेन द नोबल्स वर विनिंग एंड वन ऑफ द नोबल्स बिकेम द सुल्तान आफ्टर 30-40 इयर्स, तो क्या आपको लगता है कि बलबन विल अलाउड द चालीसा सिस्टम टू वर्क? बलबन कहेगा कि बेटा अगर नोबल जिंदा रहे तो मोनार्की के रूप में मेरी सुल्तान के रूप में हालत खराब हो जाएगी सर। तो बलबन क्या करेगा? व्हाट बलबन विल डू सर? उसको अबॉलिश कर देगा, लिक्विडेशन ऑफ चालीसा आपको दिखेगी सर। समझे कि नहीं समझे? तो आपको दिल्ली सल्तनत में दो प्रकार की थीम दिखेगी सर। आज हमने ये थीम के सेंट्रिक ज्यादा चर्चा की है और आगे के क्लासेस में मैं आपको थीमेटिक चर्चा ही करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आते हैं वो थीमेटिक आते हैं। अभी भी कह रहा हूँ, आगे के क्लासेस में भी कहता रहूंगा, बॉल बाय बॉल कमेंट्री के ऊपर जाएंगे, पर जहां जरूरत होगी वहां पे जाएंगे। जैसे इल्तुतमिश के ऊपर डिस्कस करेंगे उसके रिफॉर्म्स के रूप में, और कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाई ही इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत सर। इनफैक्ट इल्तुतमिश के रेशियल कंपोजिशन ऑफ नोबिलिटी के ऊपर प्रश्न आ चुका है। कल मैं आपको आऊंगा, ये चालीसा सिस्टम की शुरुआत हमने किया है ना? एनालाइज द रेशियल कंपोजिशन एंड नोबिलिटी अंडर द सक्सेसर्स ऑफ इल्तुतमिश, है ना? सक्सेसर्स ऑफ इल्तुतमिश में मतलब बलबन के समय पे, रज़िया के समय की बात की गई है। सक्सेसर्स ऑफ इल्तुतमिश, हाउ डिड इट अफेक्ट द कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स? अबे नोबल्स बिकेम द किंग्स, द नोबल्स देमसेल्व्स बिकेम द सुल्तान। और एक दिन जब नोबल में से कोई व्यक्ति सुल्तान बना तो उसने बिल्कुल नोबल सिस्टम को खत्म कर दिया। बोले यार ये तो कल उठ के मेरी गादी ले लेंगे सर। दैट्स क्लियर कट ना सर। व्हेन अ पर्सन फ्रॉम नोबिलिटी बिकम्स द सुल्तान, ही विल मेक श्योर कि वो इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दे, अपने अंडर में ला दे सर, वरना उसकी गद्दी चली जाएगी सर। ये तो टांग खींचने की प्रक्रिया है ना पूरी, है ना? आप जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए हो, वो सीढ़ी को फिर ऊपर ले लेनी पड़ेगी, वरना जला देना पड़ेगा। समवन एल्स विल कम अप द सेम स्टेयर्स और फिर आपको वही सीढ़ी से गिरा देगा आपको सर, ठीक है ना? समझे आप लोग? ठीक है। तो यू नीड टू सी, ये प्रश्न आया है ना, असेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इल्तुतमिश इन द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। इसमें एक्सपेंशन में कल बात करेंगे, कंसोलिडेशन में चालीसा सिस्टम ही सबसे मेन है सर, और चालीसा सिस्टम के थ्रू ही कंसोलिडेशन भी हुआ और एक्सपेंशन भी हुआ सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो टुमारो विल डिस्कस मोर अबाउट दिस पॉइंट्स, है ना? तो आपको होपफुली समझ में आया कि क्या-क्या चीजें चल रही है, किस तरह से इनफैक्ट है ना दिल्ली सल्तनत को पढ़ा जा सकता है सर, ठीक? तो हमेशा थीमेटिक पढ़िएगा सर, और क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, इसमें अच्छा है सर। कॉर्नर के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, पर अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको कॉर्नर के दिखेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर, ठीक है? तो टुमारो विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक्स, कल ये टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे सर, समझे आप लोग? ठीक है। अ, ये पूछ रहा है सर, है ना? सर व्हेन यू विल बी टेकिंग क्लासेस फॉर 2022? अरे मैं लूंगा ही ना सर, है ना? क्यों पेपर 2 नहीं पढ़ाऊंगा? मतलब अब विश्वास नहीं होता क्या सर मेरे को? ठीक, यही है ना सर, ट्रस्ट डेफिसिट सर, क्यों है सर, है ना? इफ नॉट सर, अरे लूंगा सर, है ना? डोंट क्रिएट ट्रस्ट डेफिसिट। देखिए यार, एक के बाद एक खत्म होता है ना सर। देखो, आई डू नॉट प्री प्लान थिंग्स फॉर 6 मंथ्स और 4 मंथ्स। मेरी कंप्लेन बच्चों के साथ, ये कंप्लेन बच्चों की मेरे साथ ये रहती है कि सर आगे के कोर्सेज आपको पता नहीं है सर। देखो, आई बिलीव इन वन थिंग एट अ टाइम सर, है ना? और फिर वन थिंग एट अ टाइम में अभी मैं 2 कोर्सेज चला रहा हूँ, इसे खत्म होता है दूसरा लॉन्च कर देता हूँ सर, समझे नहीं सर? अब आप मुझे कहोगे सर 6 महीने आगे का टाइम टेबल दे दीजिए, तो वो नहीं होता है सर, ठीक है? क्योंकि मैं प्रेजेंट के अंदर ज्यादा प्लानिंग करके रखा है मेरे पास टाइम। देखो मैं है ना एक्चुअली, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल में काम करता हूँ, तो ओल्ड स्कूल में मेरे पास एक्चुअली ये टाइम टेबल है सर, ठीक है? मैं लिखता रहता हूँ कि आगे के महीने में क्या करना है, ये अक्टूबर 2021 का है सर, ठीक है ना? समझे? तो ऐसे तो मेरे पास पूरे आगे के अगले साल की भी शीट्स पड़ी है सर, ठीक है? 2022 की। तो बहुत हैपेज़र्ड होता है सर, ठीक है? तो आई वेट फॉर सम टाइम, ओके? जैसे ग्रेजुअल होगा वैसे करेंगे। तो हाउ टू टैकल जब आएगा तब मैं करवा दूंगा उसका, है ना? तो वेट फॉर सम टाइम बेटा, है ना? समझे? तो मेडिवल बहुत इनफैक्ट मेडिवल में मैक्सिमम मार्क मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ सर, ठीक है? हमने एंशिएंट में भले टाइम ज़्यादा दिया है, एंशिएंट लेंदी है सर। पेपर 1 में सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में एंशिएंट हिस्ट्री आता है सर, राइट? ये 125 मार्क्स का होगा। अगर आप कभी मार्क्स का एनालिसिस करोगे ना, इसमें नंबर आपको कम मिलेंगे सर। सेक्शन बी जो है पेपर 2 में, वो मेडिवल का आता है, इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे सर। यहाँ मैक्सिमम, इसमें आपको मैपिंग में ही मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, खाली और खाली मैपिंग में मैक्सिमम मार्क्स आप कर पाओगे सर, है ना? सेक्शन ए में मेडिवल घुमा फिरा के आपको फिक्स क्वेश्चन आएगा। दिल्ली सल्तनत से 5-6 प्रकार के, नोबिलिटी वर्सेस मोबिलिटी, सन वर्सेस स्लेव, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कल्चरल पॉइंट, आर्किटेक्चर एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी। ये 5-6 टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं सर। आजकल इरिगेशन एग्रीकल्चर के ऊपर गया है सर, ठीक है? अभी जा रहा है थोड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बता दीजिए, बट उतना भी डेप्थ में नहीं जा रहा है सर, वो 10 मार्कर पूछ देता है सर, समझे? तो यू वेट फॉर सम टाइम, ओके, है ना? पेपर 2 शुरू होगा, मेडिवल कब होगा सर, है ना? दिसंबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में मोस्ट प्रॉब्ली, है ना? आंसर इवोल्यूशन सैटरडे करेंगे ना, मैंने बताया तो सही, सैटरडे को आई विल गिव सम टाइम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी आकाश, गुड मॉर्निंग सर। डाउट सर मेरा सर इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेके सर एग्रीकल्चर, मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर को लेकर। सर हमें सर उसमें सर एग्रीकल्चर के जो एविडेंस मिलते हैं सर वो सिटी में नहीं मिलते हैं ज़्यादातर, लेकिन सर और जो एग्रीकल्चर भी हुआ करता था वो रूरल एरिया में ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन सर हम जब एडवांसमेंट देखते हैं वाटर मैनेजमेंट में, तो सर वो सिटी के को लेकर देखते हैं, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वाटर मैनेजमेंट भी हुआ करता था वो रूरल एरिया में भी हुआ करता था। हाँ, वाटर मैनेजमेंट मतलब देखो शहरों में आज की तारीख में मिल रहा है क्या, ये वो उसका वेल स्वरूप, पर रूरल में भी होगा। रूरल में नहीं होगा तो जो ग्रामीण बस्तियां बनी होगी वो फार्म लैंड्स के आजू बाजू में, मतलब क्या कहते हैं, वाटर के नदी के आजू बाजू में खेती होती होगी, ठीक है? एंड जो अर्बन एरिया से दे हैड द कंट्रोल एंड कमांड ओवर द रूरल एरिया, तो रूरल से सप्लाई लाइंस की आती रहती थी सर, है ना? तो वाटर मैनेजमेंट अभी भले हम लोग अर्बन सेंटर्स में देख रहे हैं, बट देयर विल बी रूरल एरिया जहां पे वाटर मैनेजमेंट था, नहीं होगा तो फ्लड इरिगेशन प्रैक्टिस होता ही था आराम से, है ना? ठीक है।
चलिए सर, ठीक है। चलिए, तो आज कंक्लूड करते हैं, लेट्स कंक्लूड है ना, अभी 12 बजे का क्लास आपको मिलेगा सर। स्टैंडर्ड राइटिंग का पता नहीं 20 मिनट लग रहा है ना, तो मिलेगा सर, थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल हैपन सर, है ना, ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी आज कंक्लूड करता हूँ सर, कल सैटरडे को आपके डाउट्स ले लेंगे और भी, और सैटरडे को हम लोग थोड़ा आंसर राइटिंग के ऊपर भी देखेंगे सर। अभी 12 बजे का क्लास है, थोड़ा 2 घंटा गैप लेते, थोड़ा गला वाला रिफर्बिश कर देते सर, है ना। चलिए बाय, प्लीज टेक केयर एंड कल हम आंसर राइटिंग करेंगे। आज लिखना तो लिख सकते हो बट अभी हमने कोई टॉपिक उतना पढ़ा नहीं है आज की क्लास में, बल बन गया और उसके ऊपर सर, है ना। तो कल आप थोड़े आंसर लिखेंगे, शनिवार को डिस्कस करेंगे सर, इलॉबरेटली डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, है ना। चलिए बाय, प्लीज टेक केयर।